बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाई गई है। इसमें तमाम जो पाकिस्तान स्टडी के इंग्लिश में लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे अपलोडेड किए हुए हैं, आप लोग देख भी सकते हैं और आप में से बहुत सारे वाच भी कर रहे होंगे। तो आप लोग की फैसिलिटी के लिए ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अपलोड किए गए हैं। आप लोग डायरेक्टली गाजी एंड चैनल को सर्च करके जो है ना इस प्ले को ओपन कर सकते हैं। और आपको पता है अक्सर हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड थे। आप लोगों के कहने पे जो चैप्टर 6 था वो बाय मिस्टेकनली मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और मुझसे डिलीट हो गया। तो उसको जो ना हम दोबारा रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो ना फिर फर्दर जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बात थी जो पेंडिंग थी, वो लॉन्ग क्वेश्चन ये है कि आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे। वो भी कैसे कि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना बुक से मार्किंग चाहिए। ठीक है, बुक से मार्किंग चाहिए। या फिर जो सेकंड चीज़ ये है कि वो जो हेडिंग्स है मेन, ठीक है, कि वो जो हेडिंग्स आप लोग कहते हो कि सर जी लॉन्ग क्वेश्चंस हेडिंग के साथ होने चाहिए, और हेडिंग्स भी जो टेक्स्ट होगा वो आपकी बुक का होगा। मेन चीज़ ऐसा नहीं होगा कि मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल करूंगा इस चीज़ के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चैट जीपीटी मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बुक से होगा, उसको जो है ना हेडिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। और उसके लिए भी आप लोगों ने ये बताना है कि उन लॉन्ग क्वेश्चंस को अगेन जो है ना समझाया जाए या जस्ट उनकी मार्किंग करवा दी जाए। ठीक है, अगेन समझाया जाए, ठीक है, या फिर आप लोग ये भी बताओ कि उनकी सिर्फ मार्किंग करवा दी जाए। तो इस हवाले से भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। ये बात हो रही है लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से ये बात हो रही है। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। इसके लिए आप लोगों का जो कमेंट है वो लाजमी आना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं, सीरियस हैं, तो कमेंट आप लोगों ने लाजमी करना है। ठीक है, कमेंट आप लोगों ने लाजमी करना है। मुझे आप लोगों का कमेंट चाहिए। ठीक है, आप लोग बहुत कम रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है, बहुत आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो वेरी वेरी पुअर है, वेरी वेरी पुअर। बच्चों, आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है और आप लोग आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल निग्लिजिबल है। अच्छा बच्चों, आज हमने पढ़ना था, ठीक है, आज हमने जो पढ़ना था वो है रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। कि भाई पाकिस्तान में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। ठीक है, कौन कौन से बच्चों रिसोर्सेज हैं। ठीक है, कौन कौन से बच्चों रिसोर्सेज हैं। और उसके अलावा हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है या हमारा मुल्क का जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो कैसे है, ये चीज़ जो है ना आप लोग आज हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर को वैसे तो मैं टू पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, लेकिन आप लोग को जो है ना मर्ज करके दे दूंगा। ठीक है, आप लोगों को एक ही जो लेक्चर है वो मिलेगा मर्ज करके। ठीक है, अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पाकिस्तान प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है रिसोर्सेज की, तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी वजह बनते हैं। अब उनमें कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट अप करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान आपको पता है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है विद डाइवर्स इंडस्ट्रीज, जिसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज़ है। मेरे ख्याल से 74% जो पाकिस्तान की आबादी है वो भी मेरे ख्याल रूरल है, और 46 जो ना वो जो ना अर्बन है, ये रूरल। ठीक है, और जो 46% है वो क्या है, अर्बन है। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद आगे हम चलते हैं बच्चों के पाकिस्तान में कौन कौन से जो ना की इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, शुगर है, सीमेंट है, कॉटन है, फर्टिलाइजर्स या फिर स्टील इंडस्ट्री है। अब इनका हमारे मुल्क की जो ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उस पे जो है ना उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मतलब चीज़ों को बाहर भेजना, उसको क्या करता है, जाहिर सी बात है इम्प्रूव करता है आपके आने बढ़ाता है। और दूसरी चीज़ आपको पता है बच्चों, ये इंडस्ट्रीज़ होंगी तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट यानी जो रोज़गार के जो सिलसिले हैं, रोज़गार, ठीक है, रोज़गार, तो अब वो भी बच्चों क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, रोज़गार कह लें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ड्राइव टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, और जाहिर सी बात है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन्हीं इंडस्ट्रीज़ जैसे मतलब ये इंडस्ट्रीज़ बूस्ट अप होंगे, ग्रो होंगे, तो उनमें चेंजेस आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। तो उससे हमारे मुल्क में जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट बच्चों क्या है कि चैलेंजेस, इस हवाले से बात कर लें कि रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब मतलब चैलेंजेस कौन सी हैं कि भाई हमारे पास मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली एक इजीली जगह पे लोकेट नहीं है। पोल्यूशन क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंसर्न जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि जो ना ये इंड्यूस हो सकती हैं। ठीक है,
और उसके बाद मार्केट फ्लक्चुएशंस। अब ज़ाहिर सी बात है बच्चों, मार्केट में थोड़ा अनबन हो गया तो ये इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हो जाता है या फ़ायदा हो जाता है एक्सेट्रा, ये चलती रहती हैं, चैलेंजेस मार्केट को फेस होती रहती हैं। अब इनका रोल क्या है बच्चों के, सस्टेनेबिलिटी मतलब किसी चीज़ का, एनवायरनमेंट का, या हमारे सिस्टम को बरकरार रखना। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेंटेन रखना। ठीक है, ये हमारे जो प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका ये काम है, उनका ये फंक्शन है। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सस्टेनेबल मेथड से हमारे इस इकोसिस्टम के हवाले से बात करूँ, मतलब हमारे सोसाइटी को, हमारे सोशल को उसको प्रोवाइड करें। और इसी तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है, ज़ाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रीज़ अगर अच्छे से ग्रो करेंगी तो उससे जो हमारी जो इकोनॉमी है वो भी क्या करेगी, ग्रो करेगी। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चों फर्स्ट इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज़ आगे पीछे हो सकते हैं, इस चीज़ के लिए माजरत, आप लोगों को इंशाल्लाह बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी। अब सीमेंट इंडस्ट्री की बात की गई है बच्चों। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है पाकिस्तान में, जैसे कि आप पंजाब की बात कर लें, या खैबर पख्तूनख्वा में इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड है। आगे हम किसी के नाम भी पढ़ेंगे, ठीक है, बट अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं यहाँ पे भी कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम बता देता हूँ। उसमें एक बच्चों लकी सीमेंट है, आगे होगा भी सही, लकी सीमेंट। और सेकंड बच्चों यहाँ पे है डीजी खान सीमेंट, जिसको डीजी सीमेंट नाम देते हैं। ठीक है, इसको तो, इसका तो मुझे अच्छे से पता है। और उसके बाद डीजी खान सीमेंट है। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे बेस्ट वे मैपल, बेस्ट वे मैपल। ठीक है, और उसके बाद जो बेस्ट वे मैपल, बेस्ट वे अलग है बच्चों, बेस्ट वे अलग है, और मैपल लीफ जो वो है वो अलग है। ठीक है, मैपल लीफ, फोर्थ मैपल लीफ सीमेंट। तो ये डिफरेंट सीमेंट कंपनीज हैं जो कि सीमेंट प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद बच्चों वजह क्या है कि भाई पाकिस्तान में, पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में लाइमस्टोन और जिप्सम की अवेलेबिलिटी होती है, जिसकी बेस पे जो है सीमेंट की प्रोडक्शन होती है। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है ना स्ट्रेटेजिक फार, अब ये किसके लिए मतलब हिकमत अमली की बात कर लें या लाहे अमल की बात कर लें। ठीक है, अब एक तो बच्चों आपको पता है किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है सीमेंट, कंस्ट्रक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, या नेबरिंग कंट्रीज़ को भी मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है आगे, मेरे ख्याल से आपके उसमें एक्सपेंड योर हॉरिजॉन में क्वेश्चन भी है कि पाकिस्तान किन कंट्रीज़ को जो सीमेंट है वो एक्सपोर्ट करता है। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ, बांग्लादेश है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के अलावा बच्चों यूएसए है, उसके अलावा अफ़गानिस्तान है बच्चों, अफ़गानिस्तान। ठीक है, और उसके अलावा जो ना तंजानिया की बात कर लें, तंजानिया। इन कंट्रीज़ को क्या करता है पाकिस्तान अपना जो सीमेंट है वो एक्सपोर्ट करता है। और उसके बाद बच्चों आपको पता है कि जो अर्बनाइजेशन है, सिटीज़ वगैरह ग्रो करते हैं, लोग सिटीज़ में आपका आबाद आबाद होते हैं, घर बनाते हैं, शायद हर सेक्टर सारी चीज़ें डेवलप होती है, तो उसके लिए सीमेंट इंडस्ट्री भी होना लाजमी, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होती है इससे। अच्छा, करंट स्टेटस में बच्चे बात कर लें, ठीक है, कि यहाँ पे 104 सीमेंट इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो कह रहे हैं कि जो है ना पाकिस्तान में रन कर रही है। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़। अब उसमें कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात करें, मतलब हमारे पाकिस्तान में ये जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो 50 बिलियन रुपीस का टैक्स प्रोवाइड करती हैं। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी होते हैं, मतलब कितने 170 के वर्कर क्या कर रहे हैं बच्चों, इस सीमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली हुई है इस वजह से। अब उसके बाद बच्चों इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, जहाँ पे बच्चों आपको बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन को बूस्ट अप करती है, और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी प्रोवाइड, मतलब ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होती है। बट दूसरी तरफ इसके जो ना चैलेंजेस भी है कुछ। अब वो चैलेंजेस क्या है बच्चों, एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है कि भाई इसके लिए हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी चाहिए, रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो कार्बन एमिशन या डस्ट पोल्यूशन वो अलग से है। और उसके बाद रिलायंस ऑन जो ना नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे जो ना ज़्यादा डिपेंडेंट है। उसके बाद जो ना फिर फर्दर आप बात करें कि पाकिस्तान के, अगर आप सीमेंट प्रोडक्शन के हवाले से बात करें कि 14th लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर ग्लोबली। ठीक है, 2024 में 69 मिलियन टन जो ना पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल से आपको ये डीजी खान जो सीमेंट इंडस्ट्री है ये उसकी इमेज है। ठीक है, और ये डीजी सीमेंट जो कि डेरा गाजी खान में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज़ है, कॉटन इंडस्ट्री है। कॉटन इंडस्ट्री हमारे जी इसका जो हमारे जीडीपी में जो रोल है, मतलब 11% ऑफ हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। और उसके बाद जो ना 60% ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग जो हमारी है वो यहाँ से कॉटन से है। और ये हमारे 38% जो वर्क फोर्स है उसको जो ना ऐसा समझ लें जॉब प्रोवाइड करती है, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली। बहुत सारे लोग तो मतलब कपास चुनते हैं, उस हवाले से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। कुछ इससे रेलिवेंट जो बिजनेस है, आड़ती हजरात या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो इस चीज़ को लेके चलते हैं। अब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में ज़ाहिर सी बात है इसका कहाँ 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 पे यूजेज होता है। स्पाइनिंग की बात कर लें कि धागा बनाना,
ठीक है, धागा बनाना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बच्चों वीविंग मतलब बुनना, ठीक है, वही जो कढ़ाई सिलाई वगैरह। और प्रोसेसिंग या गारमेंट्स वगैरह में बच्चों इसका इस्तेमाल होता है कॉटन का। पाकिस्तान जो ना थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वर्ल्ड वाइड, दुनिया में मतलब तीसरे नंबर पे पाकिस्तान क्या कंट्री है जो इस कॉटन को क्या करता है बच्चों, एक्सपोर्ट करता है। उम्मीद है कि वो सरेके में कहते हैं अच्छा सारी होगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों, आगे यही कॉटन इंडस्ट्री है। वेयर इज कॉटन ग्रोन, कि पाकिस्तान में कॉटन कहाँ पे ग्रो करवाया जाता है। अब इसमें ज़्यादातर मुल्तान है, बहावलपुर है, रहीम यार खान, फैसलाबाद, इसमें एक और सिटी तो भूल गए, कौन सा सिटी है। आप लोगों को पता है बच्चों मैं किसकी बात करूँगा, डेरा गाजी खान। तो डेरा गाजी खान में बच्चों बहुत ज़्यादा, डेरा गाजी खान वैसे एक्चुअली मुल्तान उसमें रीजन में आ जाता है, ठीक है, मुल्तान रीजन में आ जाता है, तो इस वजह से जो है ना वहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा मुल्तान कह दिया। अच्छा जी, अब उसके बाद बच्चों सिंध, सिंध के हवाले से बात कर लें। सिंध में संघर है, ठीक है, हैदराबाद है, मीरपुर खास है, और नवाब शाह में बच्चों क्या होता है कि वहाँ पे इस काटन की ग्रोथ होती है। अब चैलेंजेस क्या है बच्चों, पेस्ट, जाहिर सी बात है बच्चों, मैं टू बी ऑनेस्ट हमारे देहातों में होता है बच्चों, जो पेस्ट वगैरह हैं, जो हशरात है, उसका सबसे बड़ा अटैक होता है प्लांट के लीव्स को। जो ना काटन, मेरे ख्याल से हमने काटन वुलर डिजीज़ भी हमने पढ़ा था, मेरे ख्याल से बायो में, तो वो भी बच्चों इसी पेस्ट की वजह से, एफिड्स की वजह से, जो काटन प्लांट है बच्चों उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अब यहाँ पे बुलवर्म्स की बात की गई है। अब वाटर स्कार्सिटी की बात कर लें, क्लाइमेट चेंज, कॉटन को बच्चों ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर पे ग्रो करता है, ज़्यादा उसको पानी चाहिए होता है, तो इस वजह से अगर पानी उसको नहीं मिलता तो उसकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती। अच्छा जी, अब उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज से भी बच्चों ये इम्पैक्ट हो सकता है। अब लेबर एक्सप्लॉयटेशन एंड चाइल्ड लेबर, अब ज़ाहिर सी बात है बच्चों, कॉटन कपास को चुनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। अब इसमें जो देहाती एरियाज हैं वहाँ पे जो ना जो बच्चे कपास चुनते हैं, तो इस वजह से चाइल्ड लेबर ज़्यादा आ जाता है। जैसे बेचारे यहाँ पे देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये कपास चुन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हाई वाटर कंजप्शन, जो कि मैं बात कर रहा था कि बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए इस कॉटन इंडस्ट्री को ग्रो करवाने के लिए। अच्छा बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट शुगर इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री में आप बात कर लें, लोकेटेड इन पंजाब एंड सिंध शुगर केन एरियाज, जहाँ पे शुगर केन मौजूद है उसी साइड पे जो है ना ये इंडस्ट्रीज वगैरह भी ग्रो कर रही हैं। अब ज़्यादा मेजर शुगर मिल्स की बात कर लें, रहीम यार खान, फैसलाबाद और बदीन है। अब ये आपको पता है फैसलाबाद बच्चों एक टेक्सटाइल एरिया है, ठीक है। फैसलाबाद टेक्सटाइल एरिया है, ठीक है। ज़्यादातर जो मतलब फैसलाबाद के अलावा जो मैं अगर बात कर लूँ, तीन मेजर जगह फैसलाबाद के अलावा लाहौर है बच्चों, लाहौर है, मुल्तान है, और उसके बाद कराची। ये तीन शहर हैं जहाँ पे, चौथा फैसलाबाद कह लें, ये वो तीन शहर हैं बच्चों जहाँ पे जो कपड़े हैं वो सस्ते मिलते हैं, कपड़े सस्ते होते हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते, बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला ट्रांसपोर्ट का खर्चा एटसेट्रा, वो बीच में चीज़ें नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ पे कपड़े जो है ना थोड़े सस्ते होते हैं, अदर देन इस्लामाबाद, पिंडी या उन एरियाज़ में जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह लोकेटेड नहीं है, ठीक है। इवन जो लाहौर है बच्चों, कपड़ा बन के अक्सर जो ना लाहौर पे आता है, लाहौर में फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लाहौर में बड़े बड़े जो शॉप्स वगैरह हैं, मॉल्स वगैरह हैं कपड़ों के हवाले से, वो लोकेटेड है, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्या चीज़ है, कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात कर लें। जाहिर सी बात है कि स्ट्रेंथन्स एग्रीकल्चर, जीडीपी के एग्रीकल्चर की जो जीडीपी है वो बढ़ती है। उसके बाद जो रूरल एम्प्लॉयमेंट वो पर, ज़ाहिर सी बात है बच्चों, बच्चे ही होते हैं बच्चों जिसकी बेस पे क्या होता है कि मतलब जो रूरल डेवलपमेंट है, बच्चे कह रहे हो सारी देहाती ही होते हैं जो कपास चुनते हैं, उनको जो इनकम मिलता है, ये कपास चुनने के मेरे ख्याल से 10, 12, 15 रुपए पर किलो होता है। मतलब जो लेबर होता है ना, मेरे ख्याल से इतना ही होगा, 15 रुपीज़ पर किलो है, ठीक है, कपास चुनने के, ठीक है, चुनने के जो ना 15 रुपीज़ पर केजी दिया जाता है उनको। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट पर जो क्या है कि ये सॉरी 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 कपास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये शुगर केन के हवाले से बात हो रही है इस चीज़ के हवाले से, ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे आगे क्या है कि जो रूरल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट, जाहिर सी बात है इसमें यह है कि गन्ना लगाना, ठीक है, गन्ने के जो ना बच्चों, मैं इसमें आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि जो शुगर केन है ना, शुगर केन, अब उसका जो ऐसे गन्ना होता है बच्चों उसको कास्ट कर दिया जाता है ये। अब इनके ऊपर होते हैं नोड्स, छोटे छोटे नोड्स, अब इन्हीं नोड से क्या होता है बच्चों, प्लांट निकलता है, ठीक है, ऐसे प्लांट निकलता है ऐसे। अब इसकी बड़े मज़े की बात यह है कि इस तरीके से गन्ने को मतलब भेज दिया जाता है, जिसको हम सीडलिंग कहते हैं, बीजा जिसे कहते हैं, इसका सीधा मतलब सीड कम इस्तेमाल होती है, बस इस तरह के जो उनके नोड्स बचे हैं, इस तरह के गन्ने जो है ना वो फेंक दिए जाते हैं और उनको पानी वगैरह लगा दिया जाता है, वहाँ से गन्ने उगाए जाते हैं। और मज़े की बात पता है क्या है, यही जो ये सीडलिंग है ना, ये 5 से 6 टाइम्स क्या होता है बच्चों,
अपटेंड होता है, मतलब एक दफ़ा काट लिया फिर दोबारा इधर उधर से ही होगी, आपको एक्स्ट्रा खर्चा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वही जो पहले से पड़े हुए हैं उधर उधर से ही क्या होगा बच्चों, वो इजीली अपटेंड हो जाएगा। तो मतलब एक दफ़ा ग्रो कर लिया, पहली दफ़ा खर्चा है, फिर जो है ना उससे रिसीविंग ही होती है। ये एक बड़े मज़े की बात है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्पोर्ट्स एलाइड इंडस्ट्रीज़, मतलब दूसरे इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करता है, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज़। अब इसी गन्ने से, इसी कागज़ से आप समझ लें बच्चों, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसको बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, मतलब इससे जो रस है, शुगर है, वो लिक्विड है, वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जो इसके बच्चों रॉ है, अब उस रॉ को जो है ना इसमें यूज़ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। इवन वुड वुड इंडस्ट्रीज़ में भी, मतलब वुड कह रहा हूँ सॉरी, कह लें पेपर में इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद इसको खुश करके एज अ वुड के तौर पर या रॉ के तौर पर आग फॉर फायर, ठीक है, फॉर फायर प्रोडक्शन, ठीक है, आग जलाने के लिए बच्चों इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इवन फर्दर फर्दर छोटे लेवल पे उन्हीं इंडस्ट्रीज़ में उसी फायर से जो है वो फिर वाटर हीट अप होता है, जनरेटर चलता है, इंजन चलता है, जिसकी बेस पे इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों बच्चे क्या किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। मुझे क्लियरली याद नहीं है, मैंने शायद कहीं पढ़ा था, काफ़ी टाइम हो गया मेमोराइज, दोबारा मतलब उसको नहीं देखा। मेरे ख्याल से ये एक शुगर इंडस्ट्री जो है ना अपने आसपास मेरे ख्याल से कई विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है, उसमें इसी रॉ मटेरियल के बेस पे इनफ जो है ना इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है। ये थोड़ा काफ़ी जो पुरानी बात होगी जिसको मैंने सर्च किया था, अभी भूल गया मुझे, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ बच्चों अल्कोहल है, एथनॉल है। अब इसमें यही जो आप बात कर लें, जो शुगर केन है, शुगर केन बच्चों, शुगर केन, अब इसी से बच्चों जो ज़ाहिर सी बात है इसमें सक्रोज होता है। अब उसी सक्रोज को बच्चों जो ना ये यीस्ट की मदद से, ठीक है, यीस्ट की मदद से जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, एथनॉल में कन्वर्ट किया जाता है, और साथ में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अच्छा जी, अब पाकिस्तान जो टॉप 10 ग्लोबल प्रोड्यूस शुगर प्रोड्यूसर्स में शुमार होता है, ठीक है। सारी चीनी बच्चों बाहर भेज देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं मुल्क में चीनी की कमी होगी, चीनी की कमी होगी, एक्सेट्रा। बाहर से चीनी खरीद के फिर लोगों से डबल पैसा कमाते हैं। तो एक सियासी बहरान बच्चों जो शुगर के हवाले से जो ना चलता रहता है। अच्छा, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है कि जो ना शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री में चैलेंजेस एंड इम्पैक्ट्स की बात कर लें। अब इसमें फ्लक्चुएटिंग द शुगर केन यील्ड्स की, वो जो गन्ने की प्रोडक्शन है वो चेंज हो सकती है, वाटर स्कैरसिटी हो सकती है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी इशूज़, आउटडेटेड मतलब हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। और इवन फार्मर पेमेंट इशूज़ भी हैं, मतलब गन्ना बेच दिए, पैसे बाद में आपको दे दिए, बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं। इवन बच्चों ये जो बेस्ट अभी जो मौसम आ रहा है ना, ये कंडीशन, ये सीज़न, ये इसी कंडीशन में जो है ये शुगर केन जो है इसकी हार्वेस्टिंग होती है। मज़े की बात यह है कि देहाती जो है, जो देहाती हैं वो गन्ने का एंजॉय कर रहे होंगे सही से, ठीक है। हम तो वो क्या कहते हैं कि जो शुगर केन के छोटे छोटे स्लाइसेस होते हैं, गंढेरी कहते हैं, समथिंग आई डोंट नो। सराइकी में तो यही कहते हैं, आई डोंट नो फिर, ठीक है। तो वो बड़े शौक से खा रहे होंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है ना ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, स्ट्रॉन्ग रूरल डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है बच्चों, जो जो देहाती हैं, जाहिर सी बात है देहातों में ग्रो होता है, तो वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट में इसका इम्पैक्ट होता है, और जनरेट्स एक्सपोर्ट रेवेन्यू, और जब इसको बाहर भेजा जाता है तो उससे भी हमें रेवेन्यू जनरेट होती है। लेकिन इसके इन्वायरमेंटल जो सोशल इम्पैक्ट है, एक तो बच्चों वाटर डिप्लीशन, पानी की कमी होती है, शुगर केन को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ऐसा समझ लें इसको चाहिए ही पानी होता है, पानी चाहिए होता है। और मज़े की बात पता है क्या है, आप उसी पानी में बच्चों फिशेस भी ग्रो कर सकते हैं, तो उसी पानी में फिशेस भी ग्रो करवा सकते हैं। इस तरीके से दो दो मतलब, एक तो एग्रीकल्चर हो रहा होता है और साथ में आपकी फिशिंग भी हो रही होती है। और दूसरी चीज़ ये बच्चों सॉइल डिग्रेडेशन हो सकती है, और उसके बाद लेबर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब इस गन्ने को काटने के लिए मजदूरों की ज़रूरत है, फिर उन्हीं मजदूरों के वेजेस का इशू है। तो ये पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें कॉमन चलती रहती हैं। अच्छा बच्चों, आगे उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर है बच्चों, ऐसे समझ लें आयरन। और उसके बाद इसेंशियल फॉर द, आपको पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ब्रिजेस के लिए, रोड्स के लिए, रेलवेज के लिए, और बिल्डिंग के लिए भी आपको पता है स्टील की रिक्वायरमेंट होती है। स्पोर्ट्स मल्टीपल इंडस्ट्रीज, और यही जो स्टील इंडस्ट्री है या आयरन इंडस्ट्री है, ये फिर दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं बच्चों उनको सपोर्ट करता है। वो कैसे सपोर्ट करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लें, एक हम पढ़ भी रहे हैं कि जो ना ये शिप बिल्डिंग की बात कर लें, ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव मतलब गाड़ी वगैरह की बात कर लें, मशीनरी की बात कर लें, कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, इन तमाम इंडस्ट्रीज को क्या किया जाता है, इसी स्टील आयरन की मदद से सपोर्ट किया जाता है, मतलब ये फिर वहाँ पे यूज़ होते हैं ना। अच्छा जी, अब उसके बाद आयरन जो इंडस्ट्रीज या स्टील इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पे है बच्चों, कराची में बिन कासिम पाकिस्तान स्टील मिल, ये ऐसा समझ लें 1500 एकड़ पे बच्चों ये बिछा हुआ है, 1500 एकड़।
और उसके बाद ये मेरे ख्याल से यही जो कराची एयरपोर्ट है वहाँ से मेरे ख्याल से कुछ किलोमीटर दूर है। अब उसके बाद बच्चों पंजाब की बात कर लें, लाहौर, गुजरांवाला, शेखोपुरा क्लोजेस्ट टू द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड मार्केट्स करीब ही मौजूद है मतलब इंडस्ट्री। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों पेशावर या नियर बाई एरियाज में स्मॉलर यूनिट्स और लोकल डिमांड जो है उसको क्या कर रहे होते हैं, पूरा कर रहे होते हैं। अच्छा जी, यही बात जो ना वो आई डोंट नो, बैठे बैठे कल परसों की बात है, मैं कुछ चीज़ें लेने गया था, वहाँ पे ही ऐसी बात होती थी, कोई बंदा कह रहा था, आपस में लगे हुए थे कि भाई पेशावर में जो प्रोडक्ट आता है उसकी इतने वो नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान की डिमांड सप्लाई को पूरा कर सके डिमांड को, तो जस्ट वो लोकल के लिए ही होता है। तो आई डोंट नो किस बात की बात हो रही थी, बट यहाँ पे मतलब वही चीज़ भी आ गई है कि भाई वहाँ पे स्मॉलर यूनिट्स मौजूद है और उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, तो वो लोकल डिमांड को पूरा करता है, नेशनल जो डिमांड है उनको पूरा नहीं करता। अच्छा बच्चों, उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों चलते रहते हैं। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट नेशनल वाइड, अब हमारे बहुत सारे लोग जो है इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं बच्चों, क्रिटिकल फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और दूसरे इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए भी ये ज़रूरी है, अगर ये ना ग्रो करे तो फिर नुकसान हो सकता है, दूसरी इंडस्ट्रीज दूसरे जो काम है वो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ठप हो सकते हैं। अब उसके बाद बच्चों ये कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है और दूसरी इंडस्ट्रीज को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों डिसएडवांटेजेस तो इसके हाई हैं, एनर्जी इंटेंसिव, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पावर शॉर्टेज की वजह से इंडस्ट्रीज जैम हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड आयरन ओर एंड स्कार सप्लाई चेन इशूज़। अब इसमें यह है कि भाई जो आयरन है वो बाहर से इम्पोर्ट करके लाते हैं, जो जिसकी बेस पे अगर उसकी सप्लाई चेन इशू हो गई तो समझ लो इंडस्ट्री ठप हो गई। अब उसके बाद बच्चों एनवायरमेंटल इशूज़ के हवाले से बात कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है, वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों वर्कर जो काम कर रहे होते हैं, आपको पता है वहाँ पे हीट है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है, हैवी मेटल्स या पोल्यूटेंट्स है जिसकी बेस पे उनकी जो हेल्थ है उसको नुकसान पहुँचता है। और इकोनॉमिक वर्नरेबिलिटी ड्यू टू ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस, अब मार्केट में बच्चों कभी रेट हाई हो रहे होते हैं, कभी डाउन हो रहे होते हैं, तो इसकी बेस पे इनकी जो कीमतें हैं उसमें भी उतार चढ़ाव आता है, और इसकी बेस पे भी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है बच्चों लॉस हो सकता है। अब वे फॉरवर्ड बच्चों बहुत सारी है, मतलब ऐसे जो ना पॉलिसीज़ रिफॉर्म किए जाते हैं, लोन जो है ना रीस्ट्रक्चरिंग लोन के भी, मतलब अगर इंडस्ट्रीज़ को भी लोन दिया जाता है तो उसको भी किसी स्ट्रक्चर से किसी मेथड के तहत जो है ना उसको रिटर्न पॉलिसी बना के दे दी जाती है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात की जाती है कि ज़ाहिर सी बात है आउटडेटेड हमारे पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूवमेंट करवाई जाती है। और उसके बाद बच्चों वर्कर वेलफेयर प्रोग्राम्स, अब जाहिर सी बात है जो लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है लॉन्च किए जाते हैं। उसके बाद बच्चों है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, खाद की इंडस्ट्री, वाइटल फॉर द एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। अब आपको पता है पाकिस्तान है ही एक एग्रीकल्चरल कंट्री, तो उसके लिए खाद तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ना, ठीक है। तो अब उसके बाद वही फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ज़रूरी है, क्योंकि उससे एग्रीकल्चर ग्रो होगी, तो एग्रीकल्चर अच्छे से होगी तो हमारी जो फूड की सिक्योरिटी है वो, मतलब हमें फूड सिक्योरिटी मिलेगी, हमारे जो फूड के बेसिक नीड जैसे वीट की बात कर लें, राइस की बात कर लें, या इसी तरीके से जो ना अदर पल्सेस वगैरह सारी चीज़ों की बात कर लें, ओट की बात कर लें, या फिर बच्चों आप बात कर लें मेज़ की बात कर लें, अब ये सारे के सारे इनको क्या चाहिए, खाद चाहिए। तो अगर खाद उनको मिलेगी तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, खाद के साथ उनकी ग्रोथ डबल हो जाती है, तो इससे हमें अच्छा यील्ड मिलता है। तो यही जो फर्टिलाइजर है बच्चों, वो क्रॉप यील्ड को एनहेंस करते हैं, फीड ग्रोइंग पॉपुलेशन, और जो हमारी इस ग्रोइंग पॉपुलेशन उसको खिला रहे होते हैं, मतलब जाहिर सी बात है फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। स्पोर्ट्स ग्लोबल फूड प्रोडक्शन, इवन ये कह रहे हैं कि ग्लोबल जो फूड प्रोडक्शन है उसको भी मतलब बाहर भी भेजा जाता है। उसके बाद बच्चों फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे है, फैसलाबाद में है, शेखोपुरा है, लाहौर है बच्चों, सिंध में जो है कराची और नियर बाई एरियाज में मेजर प्रोडक्शन और पोर्ट एक्सेस, मतलब जब बाहर भेजना होता है उस पोर्ट के जरिए बाहर भेज देते हैं। और उसके बाद बच्चों आप अगर बात कर लें लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें 4.4 मतलब इसका कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद जो हमारी जीडीपी का 0.9% मतलब मोर देन 100 बिलियन जो है ना वो कंट्रीब्यूट करता है। इवन सेकेंडली बात कर ले कि टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को मिलती हैं कि भाई 1 लाख बिलियन जो 100 बिलियन मतलब 100 बिलियन से ज़्यादा जो टैक्सेस है पाकिस्तान इस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से कमा रहा होता है। अच्छा जी, और सेकेंडली बच्चों इसमें वही जॉब्स हैं, 100,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 200,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें वही है बच्चों, जो फर्टिलाइजर्स हैं डिफरेंट शॉप्स होते हैं वो लोग बेच रहे होते हैं, ठीक है। अब लोग बच्चों क्या कर रहे होते हैं, फर्टिलाइजर वो बेच रहे होते हैं, खाद बेच रहे होते हैं, तो उस जाहिर सी बात है कि उनका भी रोजगार चल रहा होता है, काम चल रहा होता है, ऐसा तो इनडायरेक्ट भी एम्प्लॉयमेंट उसमें आ जाती है।
अच्छा, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस की बात कर ले बच्चों, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, स्ट्रेंथन द नेशनल वाइड फूड सिक्योरिटी को बढ़ाता है, और उसके बाद लार्ज एम्प्लॉयर एंड टैक्स पेयर। अब एक तो मतलब इनके पास ज़्यादा मजदूर होते हैं, दूसरे ये टैक्स पे प्रोवाइड करते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस, हाई फार्मर प्राइसेस। अब बच्चों इसमें पता क्या होता है कि अगर इंडस्ट्रीज की तरफ से रेगुलरली ना मिल रही हो फर्टिलाइजर, तो उससे होता यह है कि फिर बेचारे फार्मर्स को किसी दूसरे शॉप से लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं। वजह क्या, शॉर्ट है, तो ऐसा समझ लें कि जो ये शॉप्स वगैरह ना इससे बड़ा फ़ायदा कमाते हैं कि जब भी खाद की सप्लाई कम हो जाए तो पीछे से उनकी प्राइसेस बढ़ा दी, जिससे फार्मर बेचारों को नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों जो ना चलता रहता है, और बेचारे फार्मर्स को इसमें रोला उनको मतलब ये कि उनको नुकसान होता ही रहता है। ठीक है, तो सप्लाई जो डिमांड इम्बैलेंस हो जाए तो उससे फार्मर बेचारों को ज़्यादा कीमत में भी खरीदनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे फार्मर सियाने होते हैं, पहले ही खाद खाद खरीद लेते हैं, और जो नहीं होते बेचारे, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो फिर गुजारा कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चों फार्मर ऐसे हैं जो मतलब अभी लिया, जब फसल होगी तो दे देंगे, अब तब जो ना फिर उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, तो ज़्यादा पैसे देते हैं, कुछ उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो ना वो इंटरेस्ट भी रख देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों चलती रहती हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस पे, नेचुरल गैस पे डिपेंड करती हैं। तो नेचुरल गैस अगर ना मिली, तो सप्लाई नहीं हुई, तो फिर समझ लें कि उसके लिए भी ये इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। अब उसके बाद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, आपको पता है, वाटर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज, सॉइल डिग्रेडेशन, या बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी इस वजह से कि बच्चों आप अब बहुत सारी जगह पे जो इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है, तो वहाँ के जो स्पीशीज़ है, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, तो फॉरेस्ट वगैरह को काट के जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है, तो उससे जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी वो किधर जाएगी, यही ना बाहर में। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्या है कि सोशल इम्पैक्ट्स, हेल्थ रिस्क बच्चों ज़्यादा हो सकता है, रिस्पिरेटरी इशूज़ जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, स्किन इशूज़, क्योंकि ये सारे बच्चों केमिकल्स हैं, डाई अमोनियम फास्फेट है, अमोनिया आपको पता है एलर्जी काजिंग जो ना एजेंट है, इसी तरीके से यूरिया है बच्चों, तो एक्सेट्रा बच्चों, ये तमाम फर्टिलाइजर्स हैं, इनसे नुकसान भी हो सकता है, रिस्पिरेटरी इशूज़ भी हो सकती हैं, स्किन इशूज़ भी हो सकती हैं। तो डिसएडवांटेजेस बच्चों हर जगह। अब वे फॉरवर्ड मतलब इसको किस तरीके से ठीक किया जाए। ठीक है, प्रमोट द बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज़, फर्टिलाइजर को प्रॉपरली बैलेंस तरीके से यूज़ किया जाए। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को जो ना मेंटेन किया जाए, इंकरेज किया जाए। डिवर्सिफाई द एनर्जी सोर्सेज, और जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको बढ़ाया जाए, सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड ना किया जाए, जिसकी बेस पे अगर वो सप्लाई नहीं होती, जो इंडस्ट्री है वो ठप ना हो जाए। अच्छा बच्चों, उसके बाद कॉटन कॉटन कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कॉटेज कहते हैं वही झोंपड़ी वाली इंडस्ट्रीज, या लोकल जो मजदूर होते हैं, देहाती होते हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज भी हम इन्हें कहते हैं। ये कॉटेज इंडस्ट्रीज आर आल्सो नोन एज हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल होती हैं बच्चों, होम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, रिक्वायर मिनिमल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कम से कम इनको इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है। यूज़ ट्रेडिशनल स्किल्स एंड टेक्निक, जो ट्रेडिशनल स्किल्स और टेक्निक होते हैं बच्चों, उनका इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें एक माइनर रोल जो है प्ले कर रहे होते हैं। अब उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंस इन पाकिस्तान, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लोग जो है चीज़ें ऐसे ऐसे बर्तन बना के बेच रहे होते हैं, उससे अपनी गुजारा कर रहे होते हैं। और ये देहाती लोग ऐसा काम करते हैं, तो रूरल एंड जो रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बच्चों इंप्रूव होती है। और सेकंड मज़े की बात यह है कि इससे जो हमारा कल्चर, जो हेरिटेज है, लोक वर्षा है, वो मेंटेन रहता है। और उसके बाद बच्चों जो कंट्रीब्यूट टू एक्सपोर्ट एंड लोकल मार्केट, और लोकल मार्केट एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर, जिससे उनको कुछ ना कुछ पैसा जो है बच्चों जनरेट हो जाता है। मेजर कॉटेज इंडस्ट्री कौन से हैं बच्चों, कारपेट वीविंग, कारपेट बुनना, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, हाथ से कलाई सिलाई वगैरह करना, ब्रास वेयर है, पोट्री बनाना बच्चों, वर्क वुड वर्क है, हैंडी क्राफ्ट है, लेदर गुड्स या बैंगल्स वगैरह, चूड़ियाँ बनाना, एक्सेट्रा बच्चों, ये सारे कॉटेज इंडस्ट्री में आते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी आप इन्हें कह सकते हैं। और दूसरे बच्चों जो कॉटेज इंडस्ट्री हैं वो कौन से हैं, कैंडल मेकिंग है, रग मेकिंग, मतलब वही जो क्या कहते हैं इसको, कालीन की चटाई नहीं, आप मेरे ख्याल से जय नमाज की बात कर लें, वो बनाना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करना, ज्वेलरी और डेकोरेटिव जो आइटम्स है वो बनाना, कारपेट वीविंग इन पाकिस्तान। इसमें वन ऑफ द फेमस जो कॉटेज इंडस्ट्री है बच्चों, इन्वॉल्व्स इंट्रिकेट ट्रेडिशनल डिज़ाइन, मतलब पुराने जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है उसको इस्तेमाल करता है। प्रोडक्ट आर यूज लोकली और एक्सपोर्ट किया जाता है, रिप्रेजेंट पाकिस्तान कल्चर आइडेंटिटी, जो पाकिस्तान की कल्चर आइडेंटिटी को बच्चों शो करता है। यार ये बच्चों बोर हो गए ऐसे है ना, चले छोड़े, 5 मिनट के लिए बच्चों इसको पास कर दो। ठीक है, मैं तो पास नहीं करूँगा, आप लोग पास कर दो। 5 मिनट के लिए बच्चों इसको पास कर दो। पास करके पानी पियो बच्चों, पानी सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, सेहत के लिए अच्छा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, पानी शानी पियो फिर स्टार्ट करो, वरना मैं नहीं देखने दूंगा इधर। ठीक है, मेरी बियॉन्ड 2 आइज है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। जस्ट किडिंग। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं।
Advantages of cottage industries which provide employment and especially in rural areas and help poverty, यानी poverty को reduce करते हैं, rural areas के employment में involve होते हैं. Improving the living standards और living standards को बच्चों improve करना, generate जो जाहिर सी बात है जो families connected हैं उनको income मिल रही होती है. अब इसमें ज़्यादातर जो cottage industry में work होता है बच्चों वो किसका होता है, women का होता है. Provide employment opportunities for the women, enable the women to earn income for the home, घर के लिए जो पैसे कमा सकती हैं. Offer platform to show केस स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, एम्पावर द वुमेन इकोनॉमिकली, वीमेंस को मतलब इकोनॉमिकली एम्पावर करती हैं. ये ऐसा समझ लीजिए प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे जो वीमेंस हैं वो ट्रेडिशनल जो स्किल्स हैं उनको शो कर सकती हैं, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपेंड कर सकती हैं. अच्छा बच्चों, कल्चर एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स के हवाले से आप बात कर लें कि प्रिजर्व ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड स्किल्स, ट्रेडिशनल क्राफ्ट स्किल्स को प्रिजर्व करते हैं, कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करते हैं, इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है उसको इंक्रीज करते हैं. ठीक है, अंडर डेवलप एरियाज में ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं. ये वो करते भी बच्चों वही है जो बलूचिस्तान वाले एरियाज़ है, पंजाब के जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, या फिर आप सिंध के बैकवर्ड एरियाज़ की बात करें तो वो लोग ऐसे ऐसे ट्रेडिशंस बनाते हैं जिनके बेस पे वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं, वो दूसरे एरियाज़ में आके सेल करते हैं तो उससे अपना गुजारा कर रहे होते हैं. पोस्ट कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे होते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी, स्मॉल स्केल ऑपरेशंस, ये जो स्मॉल स्केल है बच्चों, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज है ये स्मॉल लेवल पे हैं तो ये फ्लेक्सिबल होती हैं. कैन क्विकली रिस्पॉन्ड टू द मार्केट डिमांड, और मार्केट डिमांड को फॉरन मतलब भाई आपको चाहिए ठीक है मैं कल तक बना लूँगा, कोई मसला नहीं है, आप कल तक सब्र करें. छोटी मोटी चीज़ें होती हैं. अडॉप्ट इजीली टू द चेंजिंग ट्रेंड्स, और ट्रेंड्स जो भी चेंज हो रहा होता है उसको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस बच्चों, ये लिमिटेड प्रोडक्शन होता है, मैनुअली बना रहे होते हैं तो टाइम टेकिंग होता है. स्मॉल मार्केट रीच होती है बच्चों. डिफिकल्ट इन एक्सपेंडिंग ऑपरेशंस, अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करने से कासिर होते हैं. टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी इश्यूज, अब आपको बताइए लोग हाथ से ही काम कर रहे होते हैं तो टेक्नोलॉजी की कमी होती है. उसके बाद जो लोकल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, ऐसी बात नहीं है कि भाई अब एम्ब्रॉयडरी तो आपको पता है आजकल सिलाई कढ़ाई मशीनों से हो रही है, बट पहले ज़माने में लोग इसी हाथों से ही करते थे, फिर भी इतना ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी मशीनरी अवेलेबल नहीं है. डिफिकल्ट इन मेंटेनिंग द कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन रखने में मुश्किलात होते हैं. लिमिटेड जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग बच्चों लोगों को उनको नहीं होती. ये जस्ट अपने पुराने ट्रेडिशन ट्रेंड रिवाज, पेरेंट्स अपने जो भी अपने जो टीचर्स हैं मास्टर्स हैं उनसे सीख के आते हैं, तो इनके पास टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होती कि भाई उसको एक्स्ट्रा लेवल पे बूस्ट अप किया जा सके. उसके बाद बच्चों हार्ड टू कम्पीट विद मैस प्रोड्यूस्ड गुड्स. अब उसके बाद जो मतलब मार्केट या मार्केट डिमांड के हवाले से जो है वो मुश्किल होता है प्रोडक्ट प्रोवाइड करना ज़्यादा लेवल पे. और स्टोरेज प्रॉब्लम्स भी बच्चों इनको होते रहते हैं, मार्केट एक्सेस नहीं होती. शुरू में भी हम ये बात कर चुके हैं. लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज जो फैसिलिटीज़ है वो भी अवेलेबल नहीं होती. स्टोरेज इशूज रिस्ट्रिक्टेड द प्रोडक्शन ग्रोथ, अब जिसकी बेस पे स्टोरेज ना होने की वजह से उनकी प्रोडक्शन ग्रोथ है बच्चों वो भी रुक जाती है. अच्छा जी चलो आगे है बच्चों लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. क्या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज? अच्छा बच्चों, ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ये मैन्युफैक्चरिंग या जो इनके प्रोडक्शन यूनिट सिग्निफिकेंट होते हैं और लार्जर स्केल पे होते हैं बच्चों. ये नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं. अब इसके लिए पहली बात तो ये कि भाई हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सेकंड, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए. थर्ड, वर्क फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए. अच्छा जी, उसके बाद बच्चों ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को प्रमोट करते हैं, और जाहिर सी बात है हमारे मुल्क की जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं. अब मेजर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है बच्चों पाकिस्तान में कौन से हैं? टेक्सटाइल एंड गारमेंट है जिसमें स्पिनिंग, वीविंग और एक्सपोर्ट के हवाले से जो मशहूर है. अब उसके बाद बच्चों ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, कार्स, मोटरसाइकिल्स, ट्रक, टोयोटा, इसी तरीके से होंडा, hyundai, इसी तरीके से सुजुकी बच्चों जो कार वगैरह है इनकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं बच्चों. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात कर लें जो हमारी लोकल डिमांड को पूरी करती है और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको एक्सपोर्ट किया जाता है. उसके बाद बच्चों स्टील मिल है जिसमें जो ना बार स्टील्स शीट्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए जो ना ये वर्क कर रही होती हैं, चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती हैं. उसके बाद बच्चों केमिकल और पेट्रोकेमिकल के हवाले से बात कर लें, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स या फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है वो वर्क कर रही होती है, रन कर रही होती हैं. उसके बाद बच्चों एनर्जी सेक्टर के हवाले से बात करें, हाइड्रो थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद होती हैं. उसके बाद फूड प्रोसेसिंग की बात कर ले बच्चों, ड्राई फ्रूट्स, ग्रेन्स और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ऐसी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जो इस लेवल पे काम कर रही हैं. तो ये बच्चों तमाम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो मेजर कंट्रीब्यूट कर रही हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को. अब एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, मैस प्रोडक्शन मीट हाई मार्केट डिमांड, ज़्यादा लेवल पे चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, मार्केट की डिमांड को पूरा करती हैं बच्चों. अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब जो भी हमारी जो इकोनॉमी है उसकी जो रेंज है, लिमिट है, या हमारे जो पर्पज फुल बिल्डिंग लेवल होता है उसको अचीव करते हैं.
एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी। और ज़ाहिर सी बात है बच्चों, इनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, वो इनको मिलती है और इनमें एबिलिटी होती है कि बच्चों उसको क्या करते हैं कि इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हैं। फॉरेन अर्निंग एक्सचेंज में जो है ना बच्चों ये बिल्डअप होते हैं, मतलब इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चों ये प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो जॉब वगैरह एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों बेटा वो प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो ना अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। अब इसमें अर्बनाइजेशन मतलब अक्सर आप देख लें पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ हैं बच्चों, ठीक है, वो शहरों के आसपास ही हैं, तो इस हवाले से जो जो अर्बनाइजेशन है बच्चों उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्या है कि जो ना डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है, जिसकी बेस पे आप कह लेंगे नॉट एसेसिबल टू स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स। जो स्मॉल लेवल पे इंटरप्रेन्योर्स होते हैं बच्चों, उनको ये अवेलेबल नहीं होता। अब इंटरप्रेन्योर्स, इसके बारे में मैंने बड़े मज़े की रील देखी थी माशाल्लाह से। हमारे पाकिस्तान का जो सिस्टम है, ठीक है, बड़े बड़े मज़े की बच्चों वीडियो देखी थी, खबरदार आप लोग मत देखना, ठीक है, जिनको पता ही नहीं होता था कि इंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है। तो इस तरह की हमारी पाकिस्तान की एक डिपार्टमेंट भी है। अच्छा जी, अब उसके बाद काजेज द एनवायरमेंटल चेंज, ठीक है, एनवायरमेंटल जो डैमेज है वो काज करता है, जिसकी बेस पे पोल्यूशन आप बात कर लें, रिसोर्स डिप्लीशन उनकी कमी होती है। तो ये ऐसा समझ लें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की वजह से पॉसिबल है। और मैं डोमिनेट द मार्केट। अब यहाँ पे बच्चा बच्चे पता है क्या बात की जा रही है कि भाई ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर ये खुदा न खास्ता कोई एक इंडस्ट्री अच्छी रन होगी, ठीक है, एक इंडस्ट्री रन कर गई, तो उसकी बेस पे मोनोपोलीज फिर दूसरे जो कंपटीटर होते हैं उनको पीछे छोड़ देगा। हर बंदे के उसमें माइंड में एक ही चीज़ होता है कि भाई हमें फला चीज़ खरीदनी है, उसके अलावा कोई चीज़ खरीदनी नहीं है। तो इसकी बेस पे बच्चे ये मार्केट को भी डोमिनेट कर सकता है। और उसके बाद वर्नरेबल टू द ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस। और ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशन में मतलब उसको भी देखेंगे, उसको भी जो है उससे भी इम्पैक्ट हो सकता है। अब कैसे? क्योंकि आपको पता है हम पहले पढ़ चुके हैं, मार्केट है, चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर मार्केट फ्लक्चुएट हुआ, प्राइसेस कम हो गई या बढ़ गई तो उनको नुकसान होगा, ठीक है। अगर कम हो गई तो उन्होंने चीज़ें ज़्यादा महंगी खरीदी हुई तो जिसकी बेस पे उनको लॉस होगा। टाइम कंज्यूमिंग अप्रूवल्स बच्चों, लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, ठीक है, कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं बच्चों, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को क्या किया जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम लगाते हैं, मतलब अप्रूवल्स के लिए, भाई हमारा फलान नहीं आया, हमारा फलान नहीं आया, तो जिसकी बेस पे जो इन्वेस्टर्स हैं बच्चों वो डिस्करेज होती हैं। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंड योर हॉरिजॉन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात कर लें बच्चों, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बच्चों बात कर लें, ठीक है। रिपीट ग्रोथ इन रिसेंट ईयर, मतलब रिसेंट ईयर में बच्चों मतलब अच्छी खासी उनकी ग्रोथ हुई है। शिफ्ट टुवर्ड द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपको मैं अगर टू बी ऑनेस्ट बात करूँ, पंजाब ने ना करंटली बच्चों एक अनाउंसमेंट की है कि पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट जो व्हीकल्स होंगी, ठीक है, गवर्नमेंट व्हीकल्स वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक होंगी यानी हाइब्रिड होंगी। और उसके बाद बच्चों ये जो रक्षा है, रक्षा जो अक्सर छोटे देहाती इलाकों में या छोटे छोटे सिटीज़ में चलता है, इवन रावलपिंडी वगैरह में भी चलते रहते हैं, तो इनको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है कि पोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है कि नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो कि अडॉप्ट की गई है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता भी रहा था कि 30% ऑफ द व्हीकल्स इलेक्ट्रिक बाय 2030 के 2030 तक जो 30% व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, जिसकी बेस पे कार्बन जो एमिशन है वो कम होगी। प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, मतलब एक तो ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कम होगी तो आपको पता है जो ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ हैं, ग्लोबल वार्मिंग, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो इस वजह से जो ना पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन को कम करने की खातिर इवन लाहौर पंजाब ने तो इस वजह से अडॉप्ट किया। आपको पता है पंजाब में ज़्यादा स्मोक होती है, ठीक है, पंजाब को स्मोक का इश्यूज़ होता है। और आपको पता है लाहौर लाहौर टॉप मेरे ख्याल से 5 में 1 2 पे या 3 पे ऑलमोस्ट इधर ही रहता है स्मोक के हवाले से। तो पोल्यूटेड सिटी में जो है ना लाहौर को शामिल किया जाता है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनका इन इंडस्ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट होता है? पॉलिसीज शेप द ग्रोथ ऑफ कॉटेज स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब इसमें मेन चीज़ पता है बच्चों क्या है कि अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज बनाती है तो फैक्ट्रीज को भी फायदा होता है, फैक्ट्रीज भी ग्रो करती हैं। और बाज़ गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज अडॉप्ट कर लेता है जिसकी बेस पे क्या होता है कि उन इंडस्ट्रीज को फायदा ही नहीं होता। अब जब इंडस्ट्रीज को फायदा नहीं होता तो इंडस्ट्रीज जो है ना वो क्या हो जाती हैं, ठप हो जाती हैं। ठप हो गई, काम बंद हो गया, सारा कुछ चुप करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से बच्चों गवर्नमेंट पॉलिसीज डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं इन इंडस्ट्रीज को। अच्छा, अब इसमें, ठीक है,
अब इसमें क्या होता है बच्चों कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम टू, ठीक है, प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और गवर्नमेंट भी यही चाहती है, जाहिर सी बात है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, हमें ज़्यादा पैसा बचे, टैक्सेस ज़्यादा मिले हैं, तो हमारी मुल्क की इकोनॉमी अच्छी ग्रो होगी, डेवलप होगी। रिड्यूस रेगुलेटरी हर्डल्स, और जो रेगुलेटरी हर्डल्स हैं उनको भी मतलब कम से कम किया जा रहा है। प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट है बच्चों, उसको भी क्या किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, हम आगे चलते हैं। नेशनल स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पॉलिसी, ठीक है, ठीक है। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, एक्चुअली बात यह है कि बाहर जो है ना मेरे कुछ दोस्त वेट कर रहे हैं, ठीक है, दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे जो है ना क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो उनके टेक्स्ट देख के मुझे हंसी आ रही है। चले सॉरी, चलो चलते हैं, जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, स्ट्रेंथन द इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग बेसिस, अब जाहिर सी बात है जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की है कि भाई छोटे छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्रीज है उनको लगाना, और ऐसी जगह पे लगाना स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन में, ताकि जहाँ पे एयर पोल्यूशन भी कम हो, जहाँ पे लोग नहीं है, लोग वहाँ पे भी जाएँ, आबादी डिस्ट्रीब्यूट हो प्रॉपरली, हर एक चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। अब इसके बच्चों की फीचर्स क्या है? रिड्यूस द रेगुलेटरी इंटरफेरेंस, मतलब वो जो इंस्पेक्शन है, ये सारी चीज़ें उनको कम से कम करना, लोग इजीली जो है ना क्या कर सके, अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अपनी जो फैक्ट्रीज हैं, या जो जो भी अपना उनका कंपनी है उसको क्या कर सके, लॉन्च कर सके। अब उसके बाद बच्चों जी, रिमूवल ऑफ एनओसी रिक्वायरमेंट, जो भी एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है उनकी, उनको जो है ना रिमूव कर दिया जाता, मतलब नहीं पूछा जाता। और इवन वजह क्या है कि लोग जो है ना इजीली से स्टार्टअप ले सकें, और जो अपनी जो लो रिस्क एक्सपेंशन, ठीक है, और इजीली मतलब अपनी जो इंडस्ट्री है उसको ग्रो कर सके, और उसके लिए जो रिस्क है वो कम से कम हो। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टैक्स फैसिलिटेशन है, लोअर टैक्स फॉर द स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, वन पेज टैक्स रिटर्न फॉर्म, मतलब उनके लिए जो टैक्स टैक्स है, सॉरी बच्चों, उनको टैक्स रिटर्न की जो फाइल्स है वो बहुत सिंपल कर दिए गए हैं, उनके लिए टैक्स बहुत कम रखे गए हैं, वो भी कौन सा, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। अब उसके बाद बच्चों उनको जो ना लो इंटरेस्ट लोन अप्लाई किया जाता है, और अराउंड अबाउट, आप 10 मिलियन की बात कर ले, मतलब 10 मिलियन, ठीक है, तब एक मेरे ख्याल से 1 करोड़ बनता है बच्चों। तो अब इनके लिए जो ऐसा समझ ले, जो इंटरेस्ट लोन्स हैं वो बहुत, मतलब लोन पे जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम दिया जाता है। वजह क्या, ताकि लोग ग्रो, इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल स्टेट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा, अब ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इनका जो मेजर पर्पस है, वो मेजर पर्पस ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनको वो तमाम चीजें प्रोवाइड करना जिसके बेस पे वो अपनी इंडस्ट्रीज को इजीली ग्रो कर सके, अपने जो बिजनेसेस हैं उसको रन कर सके, ठीक है। तो इनका एम क्या था कि प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज फॉर द इंडस्ट्रीज, की वो जो इंडस्ट्रीज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, और किन-किन तरह के चैलेंजेस को डील करना, कि लो इन्वेस्टमेंट, ज़ाहिर-सी बात है कि भई हमारा हर पाकिस्तानी जो दूसरा बंदा है वो बिज़नेस करना चाहता है, लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन जो या इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाए गए थे, इनका पर्पज़ यही था कि लोगों को कम से कम जो है ना इन्वेस्टमेंट के ज़रिए वो जो अपना बिज़नेसेस है, वो बिज़नेस है उसको रन करें, ठीक है? और जो वीक एक्सपोर्ट, बाहर जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं प्रोडक्ट जो कि कम क्वांटिटी में, उसको भी बढ़ाया जाए, ठीक है? मतलब वीक एक्सपोर्ट के चैलेंजेस को, इनको भी डील करने की कोशिश की है। और लैक ऑफ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, लोग बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन बस बिजनेस का एनवायरनमेंट ही नहीं है। तो उस तरह के एनवायरनमेंट को डील करने के लिए जो ना ये जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए गए। अच्छा, अब ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं ये स्टार्टेड कब हुए थे? 1960 में स्टार्ट हुए थे, और इनका जो एक्सपोर्टिंग प्रोसेस, मतलब वो जो चीजें प्रोडक्ट है वो बना के बाहर भेजने का जो एक्टिविटी अमल स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ? 90s 80s के आसपास स्टार्ट हुआ। अच्छा प्यारे बच्चों, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, बट आप लोग ये देख लें, ठीक है, कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट लोकेशन पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिए हुए हैं। अब इनके डिफरेंट पर्पस हैं, जैसे आप ये देखें कि अट्रैक्ट द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करवाना, ये कैटलाइज द वाइडर या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कैटलाइज करना, उनको आगे ज्यादा से ज्यादा आगे करना, बढ़ाना। और उसके बाद टेस्ट न्यू अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नए नए अप्रोच, नए नए फैसिलिटीज, न्यू न्यू जो इनोवेशन है वो इजाद करना, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस बुक में जो है ना एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया कि भाई ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर होना चाहिए, किस तरीके से चीजें मॉनिटर करनी चाहिए, किस तरीके से पोर्ट होना चाहिए, किस तरीके से वेस्ट वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर कैसे, पार्क कैसे बीच में रखा गया, वर्किंग
वर्कर हाउसिंग कैसे रखा गया है, पावर प्लांट कैसे, सारी चीज़ों को मतलब मॉनिटर करने की, डील करने की कोशिश की। भई एक स्पेशल एक मैप बना दिया, उस मैप में जो है ना तमाम चीज़ें, तमाम जो इंडस्ट्रीज़ या एक इंडस्ट्री के लिए जो-जो भी बेसिक चीज़ें हैं, वो उस हिसाब से क्या की गई हैं, एडजस्ट की गई हैं। ये इमेज आपके बुक का आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जस्ट ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए जो है ना बनाया गया। अच्छा, अब आगे है स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन एक्ट 2012। अभी ये इसको 2016 में दोबारा अगेन इसकी तरमीम की गई, अमेंडेड किया गया उसको, ठीक है? अब फ्रेमवर्क फॉर द स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन कि भई ये स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन का एक जस्ट एक फ्रेमवर्क है क्या कि भई हमने जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं और उनका क्या-क्या किस तरीके से लोगों को जो है ना वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। चैलेंजेस क्या है कि कॉम्प्लेक्स अप्रूवल प्रोसेस, ज़ाहिर-सी बात है आपने वहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है उस स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है, तो अब वहाँ पे अप्रूवल प्रोसेस ही मतलब सबसे मुश्किल लेट होता है। अब उसके बाद भई पहली बात तो ये कि भई ये लोकल एरिया से दूर बनाए गए। किसी स्पेसिफिक अलग जगह पे। अब ऐसे होता है कि भई वहाँ पे स्किल पहली बात तो ये है कि वहाँ पे स्किल्ड वर्कर वर्कर जाता ही नहीं है, जाता है तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा है। अगर इवन जाए भी सही तो कंपनी उसे सपोर्ट नहीं करती। तो इस वजह से जो स्किल्ड लेबर है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है? और फाइनेंसिंग हर्डल्स फॉर द एंटरप्राइजेज़, अब ज़ाहिर-सी बात है जो बंदा इंडस्ट्री लगा रहा है उसको भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो इस वजह से जो है ना ये तमाम मुश्किलात हैं, ठीक है? और ये स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन मतलब बना तो दिए गए हैं, लेकिन उसके इतने सारे हर्डल्स भी बीच में आ रहे हैं। वीक मॉनिटरिंग सिस्टम है, कोई प्रॉपर इस चीज़ को रेगुलेट नहीं किया जाता। ठीक है? डिफरेंट चैलेंजेस जो कि जो है ना ताहम फेस किए जा रहे हैं। अच्छा, अब वो कौन से स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है, ठीक है? अब जैसे बात कर लें रशाकाई की बात कर लें जो कि नौशहरा केपीके में मौजूद है। धाबजी की बात कर लें, धाबजी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन जो कि ठट्टा में लोकेटेड है। अब इसी तरीके से अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी जो कि फैसलाबाद में है। अब इसी तरीके से बोस्तान इंडस्ट्रियल ज़ोन पेशीन बलूचिस्तान में है। इसी तरीके से चाइना स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन धाबजी, ये भी बच्चों ठट्टा में लोकेटेड है। इसी तरीके से काचियल इंडस्ट्रियल पार्क है, कायद-ए-आज़म अपैरल पार्क शेखोपुरा में है। इसी तरीके से आईसीटी मॉडल इंडस्ट्रियल ज़ोन जो कि इस्लामाबाद में लोकेटेड है। इसी तरीके से ममदन मार्बल सिटी खैबर पख्तूनख्वा में है। इसी तरीके से पाकिस्तान स्टील मिल इंडस्ट्रियल पार्क जो भी कराची में लोकेटेड है। अब ये जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है, ये यहाँ पे स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रेलेवेंट है। अब जैसे आप कराची की बात कर लें, कराची में आपको पता है टेक्सटाइल मिल ज़्यादा होती है। फैसलाबाद में कपड़े से रेलेवेंट जो इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादा है। अब पेशावर है तो उस हवाले से जो है ना मार्बल मशहूर कर दिया गया, मार्बल जो है ना उस साइड से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? तो अलबत्ता जो भी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है वहाँ पे सिर्फ़ एक चीज़ नहीं, मल्टीपल चीज़ें जो है ना वहाँ पे क्या की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है? चलें, आगे है एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन। प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना मतलब क्या? कि भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना। एनकरेज इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। इनोवेशन का मतलब भई कोई चीज़ रीडिस्कवर करना और इसी तरीके से कोलैबोरेट करना दूसरे इंडस्ट्रीज़ के साथ, चीज़ों को शेयर करना एटसेट्रा, ये तमाम फैसिलिटीज़ की बात की जा रही है। डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भाई डोमेस्टिक लोग भी, अब ज़ाहिर-सी बात है, भी ठीक है यार, किसी की कंपनी अच्छी चल रही है, इन्वेस्ट कर दो। अब इवन पाकिस्तान ने भई स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाया है, वहाँ पे टैक्सेस कम कर दिए कि लोग वहाँ पे आएँ, उन पे लो जो टैक्सेस लगेंगे। इवन फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन लोग हैं, वो भी इस चीज़ को देख के फॉरेन पहुँचते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं। य या फिर एक्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन जो इन्होंने रेगुलेटरी प्रोसीजर है उनको मतलब सिम्प्लीफाई करने की कोशिश की है। और जहाँ पे इनके एडवांटेजेस हैं, वहाँ पे इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब वो कैसे, अनइवन डेवलपमेंट, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक बच्चों एरिया में बनाए गए हैं। स्पेसिफिक जगह पे जब आप बना रहे हैं किसी सिटी के, तो फिर बाकी कहाँ चले गए? मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपने ये मेजर चीज़ें पढ़ी, आपको पता है ये मेजर सिटीज़ में उन्होंने बना दी है। बाकी सिटीज़ का क्या होगा? हाँ, यहाँ पे बड़े-बड़े शहरों को बीच में स्किप किया गया है, ठीक है? बलूचिस्तान का मेरे ख़्याल से एक ही पशीन लिया गया है। पंजाब के तो चलो 3-4 आ गया बीच में, ठीक है? सिंध के भी जो है ना उन्होंने ठट्ठा ले लिया। तो एक्सेट्रा बच्चों, फिर भी जो है ना इस प्रॉपर जो डिवीज़न है वो इसमें नहीं है। इस वज़ह से जो इर्रेगुलर डेवलपमेंट हो सकती है इससे, ठीक है? रीजनल इम्बैलेंस हो सकती है, अंडर यूटिलाइज़ेशन ऑफ ड्यू टू पुअर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। भई आपने ये सिस्टम तो जारी कर दिया, ठीक है? लेकिन वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा। पुअर प्लानिंग के तहत उस जगह को आपने जैसे डिज़ाइन किया था वैसे यूज़ ही नहीं कर पाए, कंज़्यूम ही नहीं कर पाए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विदाउट सेफगार्ड, प्रॉपर मेजरमेंट ना होने की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वहाँ के मतलब इर्रेगुलर अथॉरिटीज़ की वजह से, इर्रेगुलर एनवायरनमेंट की वजह से, इर्रेगुलर चेक एंड बैलेंस की वजह से जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की जो चांसेज़ हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अच्छा,
अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, वे फॉरवर्ड, भाई किस तरीके से जो है ना इसको ठीक किया जाएगा, किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जाएगा। अब इसमें यही है, प्रमोट इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन को प्रमोट किया जाए। अब इंश्योर इक्विटेबल रीजनल डेवलपमेंट, की भाई रीजनल डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है, प्रॉपरली भारत बराबर की हो रही है। स्ट्रेंथन द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो पॉलिसी आपने जाहिर सी बात है पॉलिसी बनाई है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की, इम्प्लीमेंट भी तो सही से किया जाए ना, तो उस इस तरह के पॉलिसीज को भी क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। और इनहेंस द स्किल वर्क फोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करो, ठीक है, और जो स्किल्ड लेबर फोर्स है, जो लेबर है उसको भी क्या करो, बढ़ाओ। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, भाई देखिए अगर इस हवाले से आप बात करें कि ये जो बेरोजगारी है, ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। पहली बात तो ये आपको पता है पाकिस्तान में जो यूथ है, आबादी है ज्यादा है, बट इतने रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। अगर रिसोर्सेज हैं तो फिर आप समझ जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि उनका प्रॉपर यूजेज नहीं है रिसोर्सेज का, जिसकी बेस पे जो ना कुछ तबका जो ना उसको ज्यादा इनटेक कर लेता है और बाकी को वो अवेलेबल ही नहीं होता। और इवन आपके पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड हैं, ठीक है, उनको कोई स्किल ही नहीं है। हमारे लोग ग्रेजुएट तो कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद उनके पास कोई स्किल ही नहीं होती। डिग्री तो ले ली, लेकिन डिग्री खाली हाथ में है, उसका क्या किया जाए किसी को कोई पता नहीं है। डिग्री आप ग्रेजुएट की डिग्री ले लेते हैं, एमएस की डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद करना क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी के पास स्किल ही नहीं है प्रॉपर, ठीक है। आप अक्सर जो ये ग्रेजुएट्स निकल गया है, ठीक है, हर बंदे के पास यही होगा कि भाई हमने डिग्री कर ली, करेंगे क्या, कोई कहेगा ड्राइवर बनना है, कोई कहेगा दुबई चले जाना है, कोई कह रहा है सऊदी चले जाना है, फॉरेन चले जाना है, और ठीक है चले जाएँगे, लेकिन आपने करना क्या वहाँ पे? किसी के पास रिस्पॉन्स ही नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है भई, हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके पीछे वजह ये है कि हमारे पास वो एक तो रिसोर्सेज़ नहीं है। अगर रिसोर्सेज़ है तो उनको गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। सेकंड ये कि हमारे पास वो स्किल्ड लेबर ही नहीं है, स्किल्ड फोर्स ही नहीं है। हमारे नौजवान लेके निकल के तो आ रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, उनके पास प्रॉपर चीज़ें नहीं है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। इस कैसे जो है ना फिर आप अपने मुल्क की तरक्की के बारे में बात करते हैं, ठीक है? कैसे जो है ना वो आगे बढ़ेगा, ठीक है? तो अलबत्ता ये तमाम चीज़ें हमें अपने मुल्क में, अपने में हम में बज़ात खुद हम इंडिविजुअल में लाने चाहिए। भई हमें स्किल्स की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करनी चाहिए। सिर्फ़ एक एजुकेशन डिग्री रटा-रटा जो एटसेट्रा है उस पे फ़ोकस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है बच्चे, क्या मेजर चैलेंज फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है, इम्पैक्ट द मैक्रो हाउसहोल्ड लेवल पे भी जो है ना इसको क्या किया जाता है, मतलब ज़ाहिर-सी बात है घर को भी इम्पैक्ट करता है अनएम्प्लॉयमेंट, और नेशनल लेवल पे भी इम्पैक्ट करता है। घर के लेवल पे कैसे करता है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। आगे अभी हम पर चले पड़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। 2024 में बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो थी वो राउंड अबाउट 8% थी, और ये मेरे ख्याल से लास्ट 20 इयर्स का रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया, लास्ट 20 इयर्स। ठीक है, लास्ट 20 इयर्स का इसने जो है ना रैकेट ब्रेक की है कि पाकिस्तान में पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट 2024 में रही है, और इवन 25 में भी यही चल रही है। 25 में भी यही चल रही है, ठीक है। ये तो डिफरेंट बच्चे जो है ना, ये वेबसाइट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें पाकिस्तान में, ठीक है, ये 2023 में कितनी थी, 6.5, और इवन ये जो ये 2024 की बात कर ले, यहाँ पे 8.50 दिया हुआ है, 8.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे वजह क्या है, काजेज क्या है कि भाई लैक लिटरेसी, के लोगों में इतनी वो नॉलेज ही नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है। और उसके बाद इनसफिशिएंट स्किल डेवलपमेंट, के भाई पढ़ तो लिया, फिर उनके पास स्किल ही नहीं है। और उसके बाद लैक ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, भाई आपने कोई काम किया, आप उसके बाद काम के बाद आपको उस प्रोफेशन के हवाले से कितना एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं। और उसके बाद वीक रिफॉर्म्स, भाई हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, उसके भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो प्रॉपरली डिजाइन नहीं है, डेवलप नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस तो है, लेकिन उसमें उस तरीके से वर्क ही नहीं है। अब क्या होगा, फिर कुछ नहीं, ठीक है। चलें आगे, माइक्रो लेवल इम्पैक्ट्स। अब इसमें बच्चों देखिए फाइनेंशियल प्रेशर एंड फैमिलीज। अब मैक्रो लेवल का मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब गुर्बत, गुर्बत है तो फिर फैमिलीज जितने भी छोटा छोटे जो फैमिलीज है उन पे तो प्रेशर ही है, ठीक है। अब जब एक घर की या घरेलू जो आमदनी है बच्चों को कम होगा, तो जाहिर सी बात है जो गुर्बत है या मेल न्यूट्रिशन है वो बढ़ेगी। और आपको पता है जो जिन बंदों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अपने हेल्थ का कैसे ख्याल रखेगा, अपनी सेहत पे कैसे खर्च करेगा जब उसके पास खाने को ही कुछ नहीं है। और अगर खाने के पास कुछ नहीं है, तो क्या वो बच्चे, उनके बच्चे स्कूल जाएँगे? नहीं जाएँगे। तो वो फिर बन गई ना वही गरीब तबका जो है, ठीक है? जो अनपढ़ तबका वो बन गई ना, डिमिनिश्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि भई वो जो उनकी ज़िंदगी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो भी खत्म हो जाती है। जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग, आप हमारे नौजवान जितने भी नौजवान हैं, वो सारे स्ट्रेस का, एंग्ज़ायटी और इसी तरीके से लो सेल्फ एस्टीम का शिकार है।
जिसकी बेस पे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ड्रग अब्यूज का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से एंटी स्टेट एक्टिविटीज, सुसाइड, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन सबको जो है ना एक सिंपल सा हल बताया गया कि नीड एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन के भी लोग हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप यानी ये जो खुद से कुछ करने की जो सलीयत है उसे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब इसका एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लें कि भाई एक स्टूडेंट है और साथ में एक कुछ रेडी लगा रहा है। ठीक है, वैसे तो हमारे मुल्क का मकसद ही यही है कि भाई आप टॉपर बन रहे हो तो आपको रक्षे मिलते हैं, तो ये एक अलग बात है। ठीक है, या ये उसको एक अच्छा फील्ड देने की बजाय आगे प्रमोट करने की बजाय आगे ताकि मुल्क के फंक्शन फैसिलिटीज जाके आगे मुल्क को प्रोवाइड करे, वो आगे खिदमत जाके करे, उसको रक्षा दे के मजदूरी करवाने, ये एक अलग बात है। बट जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें ये होता है कि कोई ऐसा काम करना, जैसे मैं कोई एक बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ साइड बिजनेस स्टार्ट कर दे, वो भी इनोवेशन के तहत कोई न्यू चीज जो ना डिस्कवर करके बेचे, इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एक बिजनेसमैन होता है, ठीक है, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप होता है। बिजनेसमैन लाट के लाट बेचता है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो उस थोड़े को जो है मतलब उसमें शेप दे के कुछ अलग चीज बनाता है। और मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे बच्चों, ठीक है। कंप्यूटर वाले तो अच्छे से वाकिफ होंगे क्योंकि उनकी भी है मेरे ख्याल से। अच्छा, अब इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख लें जरा। पॉवर्टी है, ड्रग अब्यूज है, होमलेसनेस है, सोशल आइसोलेशन, क्रिमिनल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और उसके बाद जो ना एडवर्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पे जो ना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप बात करें कितने 26.2 मिलियन, भाई इतने लोग जो है ना क्या है, बाहर है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कोई 2 करोड़ से ऊपर की बात है, 2 करोड़ 6 लाख समथिंग इतना। ठीक है, तो भाई इतने बच्चे, आपकी आबादी 24 करोड़ है जिसमें से 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर है, और उसके बाद आप 2 करोड़ के आसपास तो बाकी आपके जो नौजवान है वो बेरोजगार है, एक्सेट्रा। दसो आपका मुल्क किधर है? बाकी उसमें जो आधे से ज्यादा कुछ बुजुर्ग भी ले लें वो तो वैसे ही बेरोजगार है। तो आपका मुल्क आपके सामने है बच्चों। ठीक है, तो आप उस अपने मुल्क को संवारना है आपने। तो 26.2 मिलियन बच्चे जो स्कूल है वो बाहर, स्कूल से बाहर है, मतलब वो पढ़ ही नहीं रहे। पेरेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट है, भाई बाप गरीब है तो जाहिर सी बात है कि चिल्ड्रन कैंट परस्यू एजुकेशन, के बच्चे तालीम जारी नहीं रख सकते। साइक्लिक ऑफ पॉवर्टी कंटिन्यूस, कि भाई जो उनकी जो गुर्बत है वो एक चलती रहती है, बाप से बच्चों में, बच्चों से फिर औलाद में, एक्सेट्रा। एक साइकिल जो है ना वो चलता रहता है। अच्छा, आगे मैक्रो लेवल इम्पैक्ट, ये तो छोटे लेवल पे थे ना, अब मैक्रो लेवल की बात सुन लो। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, कि भाई जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी, और जो आपके पास वर्क फोर्स है वो फिर उतनी ज्यादा यूज ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोग ज्यादा बेरोजगार होंगे, एक काम होगा तो 10 बंदे वहां पे लड़ रहे होंगे। ठीक है, अब फिर लोग भी ऐसे हैं कि भाई जो कम पैसे ले रहे हैं उसको ले जाते हैं, एक मार्केट स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, वो लोग कहते हैं भाई कुछ ना कुछ मिल जाए, तो एक काम के लिए 10 बंदे पहले से खड़े होते हैं। अच्छा, enhance social welfare cost, government spends more on welfare program। अच्छा, अब इसमें बात ये की जा रही है कि भाई गवर्नमेंट जो ना, जाहिर सी बात है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाती हैं या कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो फिर क्या होता है, डिस्टर्बेंस आ गई, नेचुरल डिजास्टर आ गई, एजुकेशन का पैसा उठा उठा के उधर फेंक दिया लोग, फिर बगैर लेस एजुकेटेड हो गया या लिटरेसी रेट बढ़ गई। वजह क्या? कभी जो फंडिंग होती है जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पे होती है, स्पेसिफिक लोकेशन पे होती है, उसको उठा के किसी दूसरे में इन्वेस्ट कर देना, तो जिसकी बेस पे, ठीक है, तो जो जब ऐसा कभी भी होता है, ठीक है भाई, आप गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक एरिया में जो पैसा है उसको दूसरे उठा के दूसरे हिस्से में डाल दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो जो जिस सेक्टर में आपने पैसे इन्वेस्ट करने थे वो तो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सोशल इंस्टेबिलिटी की बात कर लें कि इंक्रीज्ड क्राइम्स एंड अनरेस्ट। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब लोगों को बेरोजगारी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, आपकी इतनी बड़ी यूथ है, तो वो फिर क्राइम या फिर सोशल अनरेस्ट की तरफ चली जाएगी, माशरे में जाके दंगा फसाद करेगी, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, प्रोटेस्ट वगैरह, गवर्नेंस चैलेंजेस। जाहिर सी बात है बच्चों कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो आवाम गवर्नमेंट के खिलाफ बोलती है। मुझे आप बताएं करंटली हमारी कितनी आवाम गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रही है? ठीक है कि भाई गवर्नमेंट प्रॉपर्ली नहीं हैंडल हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा, सारी चीजें एक्सेट्रा हमारे सामने है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे सामने है, तो सोशल इंस्टेबिलिटी है ना। ठीक है, प्रोटेस्ट भी चलते रहते हैं मैनर लेवल पे, गवर्नेंस चैलेंजेस, हमारे मुल्क कैसे चल रहा है ये भी हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। इम्प्रूविंग एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस, ठीक है कि भाई अब हमारे जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। अब इन्वेस्टमेंट इन डिसेंट जॉब्स, जो डिसेंट जॉब्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए। ठीक है, इसी तरीके से वीमेन या यूथ वगैरह को यूटिलाइज किया जाए।
सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए जाएँ, ज़ाहिर-सी बात है वीमेन्स आके सोशल लेवल पे आके काम कर रही हैं, तो उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और फर्स्ट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ जितने भी हैं उनको जो है ना सपोर्ट करना चाहिए। सोशल जो डायलॉग है उसको उसको जो है ना स्टेबिलिटी की तरफ लाना चाहिए। तो ठीक है, सोशल डायलॉग के मतलब जो लोग हैं एक-दूसरे से बातचीत करें, घुले-मिले, एक-दूसरे से क्या अपॉर्च्युनिटीज़ से फ़ायदा उठाएँ, इस चीज़ को सोशल डायलॉग का नाम देते हैं। अच्छा, अब आगे है केस स्टडी बच्चों फॉर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। ये एक ज़बरदस्त बात है, ठीक है? ज़बरदस्त है भी सही, मैं नहीं भी मानता इस चीज़ को। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि जो है ना काफ़ी मेरे ख़्याल से 2000 मुझे क्लियरली याद नहीं है कब स्टार्ट हुआ था। इसकी स्टार्टिंग जो डेट है वो देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद बच्चों मैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करता हूँ आगे। वन ऑफ द मोस्ट साउथ एशिया लार्जेस्ट सेफ्टी नेट्स। अब इसमें मतलब एक नेटवर्क की बात कर लें जो उन लोगों को अंडर पॉवर्टी जो लोग हैं उनको सपोर्ट करती है थ्रू मनी, ठीक है? रीच 7.5 मिलियन फैमिलीज़, भाई तकरीबन 5 कितना 5 मिलियन, तो समझ लें 50 लाख 57 लाख लोगों को जो है ना ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। फोकस पॉवर्टी रिडक्शन के गुर्बत को कम करना एंड वीमेन्स एम्पावरमेंट, वीमेन्स को एम्पावर करना। भाई कैसे पैसे दे रहे हो, गुर्बत कम हो जाएगी, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो भाई ज़ाहिर-सी बात है आप एक बंदे को पैसे दे रहे हो, वो तो खर्च कर जाएगा, उससे गुर्बत थोड़ी कम होगी। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं, मतलब ये हैंड टू माउथ वाला काम है, पैसे दिए आगे उन्होंने खत्म कर दिए। इसी केस में मेरे ख्याल से बांग्लादेश में एक बैंक बना है और वो बांग्लादेश में जो बैंक है ना बांग्लादेश, ठीक है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो बैंक बना है वो लोगों को जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रीज़ ग्रो करता है। वो भी मेरे ख्याल से 1986 में बना था बांग्लादेश, ठीक है? वो ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करता है और हमारे पैसे दे के बस बात खत्म हो गई। पैसों से तो कुछ नहीं होता। लोगों को परमानेंट चीज़ें प्रोवाइड करो जिसकी बेस पे उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म होती है। मेरे ख्याल से 13-14 हज़ार 13-14,000 हर 3 महीने के बाद मिलते हैं। समथिंग ऐसा मुझे क्लियर कन्फर्म नहीं है। हर महीने के बाद। आप क्यों ऐसा नहीं करते कि भई वही 13-14,000 जो मंथली जो 3 महीने के बाद जो एक फीमेल अर्न कर रही है, इससे डबल जो है ना वो मंथली कमाए। आप क्यों इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाते? आप हिसाब करें ना कि हर 3 महीने बाद आप कितना बजट लोगों को दें। ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चों कि इन इन चीज़ों को आने वाले जो यूथ है वो चेंज करेगी। आने वाले यूथ की जो स्किल्स हैं, वो जो डेवलपमेंट है, वो ऐसे होने चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि आपके माशरे में क्या हो रहा है, आगे लेके कैसे चलना है। ठीक है? अच्छा, रोल ऑफ स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन लिटरेसी। इम्प्रूव द लिटरेसी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि भाई लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाया जाए। और मेन चीज़ जो अभी बात की गई है वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड प्रोग्राम। वोकेशनल का मतलब भाई साइड एक्टिविटीज़। ठीक है? इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 2 पंजाब में जो है ना टैफ़टा चल रहा है। टैफ़टा टैफ़टा और उधर ना वो क्या नाम है उसका नैफ़टेक चल रहा है और फेडरल बोर्ड वाली साइड पे फेडरल वाली साइड पे नैफ़टेक। ठीक है? बच्चों ये आपको ऑनलाइन प्रोग्राम, फिज़िकल प्रोग्राम्स हर सारी चीज़ें सिखाते हैं। ताकि वो जो यूथ है वो स्किल्ड हो, उसमें डेवलपमेंट आए। ठीक है, लोग पढ़ें आगे जाके फैसिलिटीज़ उनको मिलें ताकि आगे जाएँ। ठीक है, तो ये वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं और इसी तरीके से स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं ताकि लोग जो है ना फ्यूचर में आगे बढ़ें, ग्रो करें, ठीक है? उनके जो रिसोर्सेज़ हैं वो बढ़ें, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अलाइन ट्रेनिंग्स विद फ्यूचर जॉब मार्केट। अब मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि भई बच्चों को या नौजवानों को वो चीज़ प्रोवाइड करना जो मार्केट की डिमांड है। ठीक है, अब ज़ाहिर-सी बात है, मुझे बताएँ कि आजकल ऑनलाइन काम या फिर जो दूसरे हैं जो टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट है, ऐसे वर्क जो सक्सेसफुल है, तो जो मार्केट की नीड है ना, तो मार्केट की नीड के हवाले से लोगों को ट्रेन करना। बेनिफिट्स ऑफ स्किल्स एंड ट्रेनिंग। ज़ाहिर-सी बात है कि भई आप जब ये स्किल्स और ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे एम्प्लॉयबिलिटी तो भई बढ़ेगी ना कि लोगों को अच्छा काम आएगा तो वो आगे परफ़ॉर्म कर सकेंगे, वर्क कर सकेंगे, जॉब कर सकेंगे, ठीक है? तो बेटर प्रिपेयर्ड वर्कफ़ोर्स जो है ना वो हमें मिलेगी। इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी। ज़ाहिर-सी बात है भई आपने जो बंदे बनाए, उनको स्किल दिया, तो वो न्यू चीज़ें इनोवेट करेंगे, न्यू चीज़ें एडॉप्ट करेंगे, न्यू प्रोसेस, न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करेंगे। जब न्यू टेक्नोलॉजी अपटेक करेंगे तो उससे क्या होगा? कि आगे बढ़ेगा ना, आगे सिस्टम बढ़ेगा, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है कि भई न्यू-न्यू चीज़ें प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है? अच्छा, रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। भई ज़ाहिर-सी बात है भई स्किल है तो लोग काम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गारी है वो कम हो जाएगी। ठीक है? वो जो स्किल जॉब गैप है वो कम हो जाएगी, लोगों के पास रिसोर्सेज़ होंगी, लोगों के पास क्या होंगी चीज़ें होंगी, ठीक है? अब उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? अब इसमें क्या है, अब इसके बाद क्या है कि जो ना अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट इंडस्ट्री, ठीक है? कि भई ज़ाहिर-सी बात है
कि जब आपकी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, तो उससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है वो अच्छे से आएँगे, वो इन्वेस्ट करेंगे और आपकी जो मुल्क की इंडस्ट्री है, आपकी जो मुल्क है, आपकी जो इकोनॉमी है वो क्या करेगी, बूस्ट करेगी। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है फार्मिंग इन पाकिस्तान। देखिए फार्मिंग का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई चीज ग्रो करना, कास्ट करना। अब फार्मिंग फिर वो दो तरीके की होती है, मतलब या तो जाहिर सी बात है फार्मिंग के हवाले से आप बात कर लें, ठीक है, फार्मिंग के हवाले से बात कर लें कि बच्चों हो सकता है कि वो क्रॉप फार्मिंग हो, क्रॉप फार्मिंग, और हो सकता है कि बच्चों वो एनिमल फार्मिंग हो। ठीक है, एनिमल में दो चीजें आ जाती हैं, फिर उसमें फिशेस भी बच्चों आ जाती हैं, और उसमें जो दूसरे लाइफ स्टॉक है बच्चों, ये दोनों चीजें उसमें आ जाती हैं। तो फार्मिंग इन पाकिस्तान जाहिर सी बात है बच्चों, हमारी पाकिस्तान पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका बैकबोन है। क्यों, वजह क्या बच्चों, ये हमें फूड भी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट, जो फिशरमैन है, ठीक है, या जो देहातों में लोग जो ना कारोबार करते हैं, ठीक है, जानवर पालते हैं, दूध, मीट, मिल्क, इसी तरीके से एग वगैरह एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें लेने के लिए जो ना लोग इन जानवरों को पालते हैं। ठीक है, वही के रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करने के लिए भी फार्मिंग की जाती है। तो प्यारे बच्चों, फार्मिंग दो कैटेगरी की होती है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, एक होता है क्रॉप फार्मिंग, दूसरा कौन सा होता है, एनिमल फार्मिंग। अच्छा, अब क्रॉप फार्मिंग में जैसे कि हमने बात की, इसमें लाइफ स्टॉक और दूसरा कौन सा आ जाता है, फिश फार्मिंग आ जाता है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ स्टॉक एंड फिश फार्मिंग, की सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स, फूड सिक्योरिटी। देखिए आपको पता है आबादी है, पॉपुलेशन है, वो डे बाय डे ग्रो करती जा रही है। पॉपुलेशन बच्चों क्या है कि डे बाय डे, ठीक है, डे बाय डे बच्चों आपको पता है कि बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होगा कि जो फूड के रिसोर्सेज है, या फूड जो इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, मतलब भाई फूड इतना कहाँ से होगा, कहाँ से हम इतना फूड मैनेज करेंगे। तो अब उसके लिए जो लाइव स्टॉक है उसको आप ग्रो कर रहे हैं, तो इनसे प्रोटीन, इनसे न्यूट्रिएंट भी ऑब्टेन की जा सकती हैं, तो एक किस्म का एक फूड सोर्स बन गया, जिससे हमें फूड की सिक्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्रिएट इनकम एंड जॉब, ज़ाहिर सी बात है, जिसमें हमने बात की थी बच्चों, अगर कोई फार्मिंग कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है, क्रॉप फार्मिंग, एग्रीकल्चर, तो जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ एक गंदम वगैरह तो नहीं है, इसमें वेजिटेबल्स ग्रो करना, इसमें फ्रूट्स ग्रो करना, इसमें राइस ग्रो करना, व्हीट ग्रो करना, इसी तरीके से ओट्स एटसेट्रा, सारी चीज़ें बच्चों जब ग्रो की जाती हैं, तो इससे लोगों को अ, इनकम जनरेट होता है। बेचते हैं हर 3 महीने, हर 6 महीने बाद सालाना अपना जो प्रोडक्ट जो तैयार होता है उसको बेचते हैं, और अपना जो इनकम है वो कमाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में आजकल फ्यूचर में जो मैं समझता हूँ, एक स्टेबल जो जॉब है वो ये एग्रीकल्चर, और दूसरा जो है ना ये एनिमल केयरिंग है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बाकी सारी जो जॉब्स हैं उनको एआई रिप्लेस कर देगा, बट ये वाला एआई नहीं मैनेज कर सकता, ये इंसान खुद करेगा। ठीक है, तो ये बच्चों स्टेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं, ठीक है, ये क्रॉप फार्मिंग और एनिमल फार्मिंग, ठीक है। अच्छा, अब कल्चरल इंपॉर्टेंस इन रूरल ट्रेडिशंस, अब जाहिर सी बात है कि बच्चों हमारे बहुत सारे कल्चर्स हैं जो ये काम करते आ रहे हैं शुरू से, मतलब लोगों का काम था मवेशी पालना, जानवर पालना, ठीक है, तो ये रूरल जो ट्रेडिशन है वो ये कॉमन है। ठीक है, मतलब उसमें यही जानवर पालते हैं, या जाहिर सी बात है देहात में जो लोग रहते हैं वो ये काश्तकारी करते हैं, उनका एक कल्चर चलता आ रहा है, उनका एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है। कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिससे बच्चों एक मुतवातिर जो एग्रीकल्चर है वो क्या होता है बच्चों, ऑब्टेन होता रहता है, वो मतलब जो फसल है वो काश्त होती रहती है, इसी तरीके से एक प्रोडक्टिविटी चलती रहती है। अच्छा, अब लाइफ स्टॉक फार्मिंग इन पाकिस्तान देखो, आपको पता है लाइफ स्टॉक मतलब मवेशी जानवरों का पालना, तो ये रूरल इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करती है। कैसे? देहातों में जो लोग हैं वो जानवर पालते हैं, ठीक है, भेड़ बकरियां एटसेट्रा सारी चीजें पालते हैं। ठीक है, तो अब ज़ाहिर-सी बात है, एक जानवर है, ठीक है, 1 साल में बेशक जो उनके अपने ही होते हैं, पैदा होते हैं तो 6 महीने, साल बाद उसको बेच देते हैं, वहाँ से कुछ इनकम जनरेट कर लेते हैं, एटसेट्रा बच्चों। तो ये समझ लें कि भई जो रूरल इकोनॉमी है वो इन लाइवस्टॉक जानवरों पे डिपेंड करता है। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो बच्चों सेल्फ सफिशिएंसी, अपने लिए ही ये चीज़ें, मतलब यार अब बाहर से कौन दूध खरीदे, अपना जानवर रख लेते हैं, यही ना? और दूसरा कमर्शियल प्रोसेस, बिज़नेस करने के लिए, ठीक है? बहुत सारे भैंसे रख ली भई, अ, उनका दूध बेचना स्टार्ट कर दिया एटसेट्रा। तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए भी बच्चों, जो फार्मर्स हैं वो इन जानवरों को पालते हैं। और उसके बाद बच्चों ये रॉ मटेरियल स्किन है, वूल है, इसी तरीके से हाइड्स वगैरह ऑब्टेन्ड होता है। और उसके अलावा फर्दर बच्चों आप बात कर लें उनके प्रोडक्ट कौन से हैं, मिल्क, मीट, एग्स और बटर, ऑयल वगैरह वहाँ से ज़ाहिर-सी बात है ये जानवर से ये ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है बच्चों, वही चीज़ हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लाइवस्टॉक, मतलब ये जो मवेशी हैं, पालतू जानवर हैं, उनको बढ़ाना, उनको ग्रो करवाना, उनकी ब्रीडिंग करवाने का जो टेक्नीक है, जो अमल है, इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। पर्पस क्या है बच्चों, वही मीट, मिल्क, वूल और लेबर वगैरह, ठीक है, लेबर मतलब जानवरों से काम लेना, क्या? जानवरों से, ठीक है, जानवरों लिखना भी मुझे भूल गया, जानवरों से
ठीक है, काम लेना। तो लेबर वही पुराने ज़माने में आपको पता है लोग जो ना अपने खेतों में जो हल चलाते थे वो इन जानवरों की मदद से चलाते थे। अच्छा ट्यूबवेल वगैरह भी बैल की मदद से चलते थे। तो कॉमन लाइवस्टॉक बच्चों कैटल है, बुफैलो है, इसी तरीके से गोट, शीप और पोल्ट्री वगैरह शामिल है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री देखिए बच्चों एक तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई जाती है जिससे जो जानवर के ट्रेड्स हैं जैसे मिल्क का ज़्यादा होना जो है ना मीट का ज़्यादा पेंड होना, इसी तरीके से अच्छी नस्ल के जो कफ हैं, ठीक है, बछड़े हैं या बैल वगैरह, ऑक्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग का पर्पज़ यही होता है। उसके बाद बच्चों फीडिंग एंड न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट फॉर प्रोडक्टिविटी ज़ाहिर सी बात है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि एक जानवर अच्छे से ग्रो करे तो उसको तमाम फीडिंग जो है ना एक प्रॉपर मुनासिब मिकदार में दी जाए। और उसके बाद बच्चों हेल्थ केयर भी ज़रूरी है, ठीक है? वेट केयर एंड वैक्सीनेशन प्रिवेंट डिजीज़ कि भाई अब वेटरनरी एक जानवर है उसकी प्रॉपर वक़्फ़न-वक़्फ़न उसकी ट्रीटमेंट की जाए, ठीक है? उसकी देखभाल की जाए, डिजीज़ मैनेजमेंट की जाए। कोई वबाई बीमारी फैल गई है तो एपिडेमिक डिजीज़ आ रही है तो उसके लिए वैक्सीनेशन करवा दी जाए। एटसेट्रा। और उसके बाद बच्चों जो है ना हाउसिंग मतलब भई कि जो ज़ाहिर-सी बात है मौसम हर वक़्त एक जैसा नहीं रहता, तो जानवरों के लिए जो है ना एक अच्छा-सा भाना जिसे कहते हैं, ठीक है? उसका बंदोबस्त कर दिया जाए, ठीक है? अगर छोटे जानवर हैं जैसे मुर्गी वग़ैरह, तो मुर्गी वग़ैरह को जो कैट्स वग़ैरह हैं बच्चों वो जो देहाती बिल्लियाँ वग़ैरह वो थोड़े डेंजरस होते हैं तो वो उनको उठा के ले जाते हैं छोटे-छोटे चूज़े चूज़े वग़ैरह को। तो इस चीज़ के लिए भी बच्चों क्या किया जाता है, उनकी हाउसिंग की जाती है, उनकी केयरिंग की जाती है, ठीक है? ये हमने आपको पता है हमने शुरू में सुना था कि जो बिल्ली है, कैट है, वो चूहे खाती है। बट अब ये ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? बिल्ली अब चूहे नहीं खाती, आजकल वो भी जो है ना वो क्या कहते हैं मीट खोर, ठीक है? आई डोंट नो एक होता है नॉन वेजिटेरियन, दूसरा वेजिटेरियन। तो कैट्स आजकल नॉन वेजिटेरियन, ठीक है? वो माउस से किस पे दूसरे जानवरों पे दूसरे जानवर का गोश्त खाने लग गई है जैसे चिकन वगैरह। तो छोटे-छोटे चूज़े बिल्ली उठा के ले जाती है, ठीक है? अच्छा बच्चों आगे है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस स्पोर्ट रूरल हाउसहोल्ड ज़ाहिर-सी बात है भई जो लोग वहाँ पे रहते हैं इन्हीं मवेशी जानवरों को बेच के इनके दूध वगैरह, इनके गोश्त वगैरह, इनके मक्खन से गुज़ारा करते हैं। अब दूसरी तरफ ये नेशनल इकोनॉमी में बच्चों मेजर रोल प्ले करता है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जैसे डेयरी इंडस्ट्रीज़, मीट इंडस्ट्रीज़ और लेदर इंडस्ट्रीज़ इन्हीं जानवरों की बेस पे चलते हैं। चैलेंजेस इन एनिमल हस्बेंड्री बच्चों कि आपको पता है कौन-कौन से चैलेंजेस का फेस होता है डिज़ीज़ कंट्रोल ज़ाहिर-सी बात है भई व एपिडेमिक डिज़ीज़ हैं वो फैल जाती हैं, तो अब इसके लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है, वैक्सीनेशन करवाई जाती है। वेटरनरी सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाती हैं कि भई जानवरों को प्रॉपर्ली प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब वीकली बेस पे या मंथली बेस पे चेक किया जाता है। उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब उनके लिए वाटर, फूड और ग्रेजिंग लैंड का प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए। अब उसके बाद मार्केट एक्सेस, फेयर प्राइसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब देखो अब मैं आपको बताता हूँ ईद के लिए बकरा लिया जाता है पीछे से 20-25 तो आजकल मुनासिब ही नहीं है, 60-70 का लिया जाता है तो उसको आके यहाँ पे 1,20,000-30 का बेचा जाता है। तो अब एक फार्मर बेचारा जो वो सारी चीज़ें कर रहा है, उसकी ब्रीडिंग कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो उसको एक फेयर प्राइस मिलनी चाहिए। ठीक है? तो अब उसको अगर मार्केट की एक्सेस अच्छी मार्केट की एक्सेस होगी तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर लोकल मार्केट में जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी फिर प्राइस भी कम लगती है। तो मार्केट का एक्सेस होना भी क्या है लोगों के लिए एक चैलेंजेबल है, ठीक है? कि लोग नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। अब उसके पास बेचारे के पास 1-2 बकरे हैं तो वो अक्सर आपको पता है राजनपुरी बकरा मशहूर है। तो अब उसको वहाँ से यहाँ इस्लामाबाद तो नहीं ला सकता ना बेचारा जिसके पास हैं ही 2। तो ये तमाम चीज़ें फैक्टर जो है इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा आगे है बच्चों फिश फार्मिंग होती है साथ में एक्वाकल्चर लिखा हुआ है। देखो बच्चों फिश तो फिश को ग्रो करवाना है। फिश फार्मिंग में फिश फार्मिंग में फिश फार्मिंग में सिर्फ़ और सिर्फ़ किसको ग्रो करवाना है? फिश को ग्रो करवाना है, ठीक है? फिश को ग्रो करवाना है। बट ये बात जो एक्वाकल्चर की हो रही है ना, एक्वाकल्चर, तो बच्चों इस एक्वाकल्चर में क्या होता है, इस एक्वाकल्चर में बच्चों क्या होता है कि दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज़्म जैसे आप बात कर लें, प्रॉन्स की बात कर लें, ठीक है? श्रिम्प्स की बात कर लें, ठीक है? इसी तरीके से बच्चों लोबस्टर की बात कर लें, ठीक है? और उसके अलावा फर्दर आप मोलस्कन की बात कर लें, ठीक है? मोलस्का, ठीक है? इसी तरीके से बच्चों आप फर्दर बात कर लें, वो स्नेल क्या वो जो सिपियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है? बाइवॉल्व्स वगैरह मेरे ख्याल से, सिपियाँ वगैरह, ठीक है? तो उनकी बच्चों ग्रो करवाना इस सारी चीज़ को इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में मतलब दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज़्म को भी ग्रो करना है एक्सेप्ट फिशेज़, ठीक है? तो कल्टीवेशन ऑफ फिशेस एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कि भाई एक ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके कंट्रोल में हो आप मैनेज कर सकते हो जैसे पॉन्ड्स वगैरह में टैंक्स वगैरह में या केज वगैरह में केज एक ऐसा बच्चों स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है कि उसके 3 हिस्से बंद होते हैं और एक हिस्सा ओपन होता है ठीक है तो एक छोटा सा बॉक्स टाइप होता है
अब प्रोसेस क्या होता है बच्चों, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, उनकी रेयरिंग और फिर हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, कॉमन स्पीशीज इन पाकिस्तान कार्प है बच्चों, ठीक है, इंडिजिनस इंडियन मेजर कार्प जिसे हम कहते हैं बच्चों, इंडियन मेजर कार्प्स। ठीक है, फर्दर मैं नहीं बता रहा, इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, फिशरीज आप लोगों ने पता नहीं पढ़नी है नहीं पढ़नी, ठीक है। अच्छा आगे वैसे मेरे लेक्चर यूट्यूब लेक्चर पे फिशरीज के लेक्चर अपलोडेड है। अच्छा उसके बाद तिलापिया, इसी तरीके से बच्चों कैटल फिशेस वगैरह सारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा आगे है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ फिश फार्मिंग। देखिए पहली बात तो इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी, प्रोटीन सोर्स है, ठीक है। और सेकंड चीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, स्पोर्ट्स इकोनॉमी बाय लोकल सेल्स एंड एक्सपोर्ट। जाहिर सी बात है बच्चों, इसमें लोग हैं मछलियां पकड़ते हैं इधर लोकल हवाले से बेचते हैं या एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की जीडीपी का 1% जो है ये फिश फार्मिंग सपोर्ट करता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फिशिंग, ठीक है। अब उसके बाद बचे सस्टेनेबल जो कह लें कि जो फिशिंग टेक्निक है वो ज़रूरी है, ठीक है। एक प्रॉपर मेथड से मतलब आप हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं और उनकी रियरिंग भी करवा रहे हैं, उनकी ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है कि भई फार्मर्स हैं, ठीक है, वो फिशर्समैन हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं हार्वेस्टिंग कर देते हैं जिसकी बेस पे फिश की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। की एस्पेक्ट्स ऑफ फिश फार्मिंग बच्चों, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब ऑक्सीजन बच्चों प्रॉपर होना चाहिए, पीएच प्रॉपर होना चाहिए। तो पीएच के हवाले से मैं बात करूं बच्चों, पीएच जो ना ये 6.5 से 8.5 सूटेबल होता है, ठीक है, इतना पीएच होना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं मुनासिब, इससे कम भी नहीं मुनासिब, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात कर लें बच्चों, ऑक्सीजन के हवाले से बात कर लेंगे, वो है मेरे ख्याल से हाँ 5 से 8 पीपीएम, ठीक है। इसको कहते हैं डीओ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डू नहीं है ये, डीओ मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 5 से 8 पीपीएम, ठीक है, मतलब 5 से 8 मिलीग्राम पर लीटर जो ऑक्सीजन है वो मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद टेम्परेचर भी बच्चों मुनासिब होना चाहिए। एक और चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभी फिशेज़ क्या करती है, पॉन्ड्स में होती है तो ऊपर छलांग आके लगा के नीचे चली जाती हैं। वो एक सिम्पटम होता है कि भई वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है और फिश सरफेस पे आ रही हैं, जंप कर रही हैं, ऑक्सीजन को गल्प करके फिर नीचे चली जा रही हैं। अब उसके बाद बच्चों न्यूट्रिशन है, कमर्शियल पैलेट्स मतलब आर्टिफिशियल फीडिंग की जाती है, नेचुरल फीडिंग सोर्सेज वही पॉन्ड्स बचे उसमें जो ग्रास वगैरह जो कुछ भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, आर्च वगैरह उनको ईट करके गुजारा करते हैं। बट कमर्शियल पैलेट्स में मतलब आप आर्टिफिशियल फीडिंग आप जो है ना उन्हें प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अब उसके बाद बच्चों सिलेक्टिव ब्रीडिंग है, इम्प्रूव ग्रोथ एंड डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में उनकी जब आप करवाते हैं तो उससे उनकी ग्रोथ इंप्रूव होती है, डिजीज रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब उसके बाद बच्चों डिजीज मैनेजमेंट मतलब ज़ाहिर-सी बात है बच्चों, फिशेज़ हैं, पॉन्ड्स में रह रही हैं, हमें बहुत कम पता चलता है भई एक फिश अगर बीमार हो गया तो फिर बाकी सारे भी बीमार हो सकते हैं। तो इसी तरीके से क्यूरेटिव मेजर्स या प्रिवेंटिव मेजर्स स्पेसिफिकली ड्यूरेबली मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वक्फे-वक्फे से इन चीज़ों को अ, चेक किया जाए। चैलेंजेस टू द फिश फार्मिंग इन पाकिस्तान, देखिए मेन चीज क्या है, ऑप्टिमल वाटर कंडीशन को मेंटेन करना। उसके बाद डिजीज और पैरासाइट को मतलब उनका सामना हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जिसकी बेस पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जरूरत है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का जो ना उसको कम से कम किया जाए, मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको जो ना रिड्यूस किया जाए। लैक ऑफ प्रिजर्वेटिव एंड मार्केटिंग टेक्निक्स, प्रिजर्व मतलब फिश है आपके पास, उसको आप स्टोर प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, मार्केटिंग आपके आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जो ये फिश मार्केटिंग है या जो फिशिंग टेक्निक्स है या जो फिश इंडस्ट्री है इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं। अच्छा आगे है सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये होता है कि मेथड ऑफ रेजिंग फॉर फूड प्रोडक्शन दैट आप कह लें एम्फसाइज या प्रायोरिटाइज या तरजीह देना, ठीक है, कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनिमल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक विएबिलिटी। देखिए मतलब आपने फूड प्रोडक्शन करनी है कुछ इस तरीके से कि भाई आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी कंजर्व रहे, एनिमल केयरिंग भी हो, एनिमल वेलफेयर भी हो, और उसके बाद आपकी जो इकोनॉमी है उसको भी मतलब वो प्रॉपरली रन करता रहे, वो भी चलता रहे। इस चीज को हम नाम देते हैं सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जाहिर सी बात है बच्चों, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको कम से कम करना है। उसके अलावा इम्प्रूव एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स मतलब जानवरों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, उनको अच्छे तरीके से ग्रो किया जाए, उनकी हेल्थ का एक्सेट्रा इन तमाम चीज़ों का ख्याल किया जाए। इंश्योर द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ज़ाहिर सी बात है कि इससे जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है वो भी मेंटेन हो जाती है, ठीक है। मतलब आपका जो मुल्क है अगर आपकी ये फिशिंग इंडस्ट्री या एनिमल हस्बेंड्री ये लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री अच्छे से चलती रही तो एक जो इकोनॉमी है, लोगों का जो इनकम है बच्चों वो प्रॉपरली चलता रहेगा।
अब मिटिगेट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ज़ाहिर सी बात है जब आप इन तमाम चीज़ों को करेंगे, ठीक है, जानवरों की देखभाल करेंगे, तो क्लाइमेट चेंज का भी बच्चों जो इफ़ेक्ट हो सकता है उसमें भी आप उनको मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब उस चीज़ को भी आप हैंडल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो ये इस इन तमाम चीज़ों की वजह से बच्चों जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है बच्चों कि भाई ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करना जो मतलब जानवरों के लिए एक नेचुरल फूड या एक मतलब एक नेचुरल फूड ग्रो करना। वजह क्या, आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर है, जो केमिकल्स हैं, उनका कम से कम इस्तेमाल करना। एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि बच्चों नेचुरल मेथड के जरिए, नेचुरल टेक्निक के जरिए क्या किया जाए, फूड की ग्रोथ की जाए, ठीक है, चीज़ों को ग्रो किया जाए, फूड को ग्रो किया जाए, ठीक है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं, ठीक है, इसका नाम देते हैं एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस का नाम देते हैं। अब बच्चों भई आपने फार्मिंग करनी है, तो फार्मिंग के लिए जो-जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो अब इसके लिए क्या चीज़ है कि आपको कौन-कौन से टेक्नीक अडॉप्ट करने होंगे। तो अब इसमें बच्चों एक है रोटेशनल ग्रेज़िंग। रोटेशनल ग्रेज़िंग का मतलब भई आपने एक जगह देख ली, वहाँ पे घास है, डेली बेस पे जानवर उधर भेज दिए। भई आप डेली बेस पे उधर जानवर भेज रहे हो तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी? ग्रास दोबारा कैसे उगेगी? तो अब रोटेशनल ग्रेज़िंग का मतलब भई कि वक्फे-वक्फे से आपके पास कोई एरिया है, पहले एक एरिया को ग्रेज़ करवा लें, फिर दूसरे को। जब आप पहले को ग्रेज़ करवाएँगे, जो दूसरे वाला है वो अच्छे अच्छे से ग्रो होगा, जब दूसरे वाला अच्छे से ग्रो होगा, मतलब जब आप उसे काटेंगे तो पहले वाला अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रोटेशनल ग्रेजिंग। अब उसके बाद बच्चों इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। भई पेस्ट मैनेज किए जाए। पेस्ट मैनेज कैसे है कि भई आप बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल मेथड को इस्तेमाल करें। ह नस बनिस्बतन ये कि आप पेस्टिसाइड्स, आप केमिकल्स अप्लाई करें जिससे जो ग्रास वगैरह है उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि भई वो कहते हैं कि फिजिकल, केमिकल केमिकल तो नहीं, फिजिकल और बायोलॉजिकल टेक्निक का यूज़ करें, ठीक है? अब उसके बाद बायोलॉजिकल टेक्निक का मतलब कुछ ऐसे जो पेस्ट वगैरह हैं, जो डिज़ीज़ मतलब जो कॉज़िंग एजेंट्स हैं, उनको दूसरे पेस्ट ईट करते हैं एज़ अ फूड के तौर पर। तो इस तरीके से जो है ना प्रोसेस को बढ़ाया जाए। अब उसके बाद इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ बच्चों, ज़ाहिर-सी बात है कि भई जो सॉइल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। कैसे? क्योंकि आप केमिकल तो यूज़ ही नहीं कर रहे। और उसके बाद रिड्यूस द केमिकल इनपुट्स को भी कम यूज़ किया जाएगा और इस तरीके से जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? मतलब जिसका एक थोड़ा-सा एरिया है उसमें इन तमाम चीज़ों को यूज़ करके, ठीक है, नेचुरल चीज़ों को, नेचुरल मैन्योर वगैरह को यूज़ करके वो इन चीज़ों से बच सकता है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग बच्चों, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यही चीज़ होती है कि अवॉइड द सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र। मुझे अच्छे से याद है कि हमारे कुछ हमसाए थे, ठीक है, उन्होंने 1 एकड़ से, 1 बच्चों एकड़ से क्या किया, ठीक है, राउंड अबाउट 50 टू 60, ठीक है, 50 टू 60 कह लें या 50 टू 60 टू 50, ठीक है, इतना जो मन का तो आप लोगों को पता होगा ना कि 40 केजी, ठीक है? तो इतना 50 टू 60 मन जो ना उन्होंने इस 1 एकड़ से बच्चों उन्होंने ऑब्टेन किया। अब ये इतना ज़्यादा है कि भई एक नॉर्मल जो लैंड है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब उसके पीछे वजह क्या था बच्चों? उन्होंने फर्टिलाइज़र ज़्यादा अप्लाई की थी। फर्टिलाइज़र, अब जब उनको पता था कि हमने इस पे खादें वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा किए हुए हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा था, ठीक है, कि भई हम इनको खुद नहीं खाएँगे। हम खुद नहीं खाएँगे, हम बेच देंगे। क्यों? क्योंकि केमिकल ज़्यादा थे। तो इसी वजह से भी यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि अवॉइड द सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, ठीक है? पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। मेंटेन द इकोसिस्टम बैलेंस, और इकोसिस्टम को बैलेंस रखा जाए, ठीक है? प्रमोट द एनिमल वेलफेयर मतलब जानवरों की खैर-खाई की बात कर लें, उन इस चीज़ को बढ़ाया जाए, जानवरों को अच्छे से ट्रीट किया जाए और हेल्थियर फूड प्रोडक्शन को जो है ना मेंटेन किया जाए। ज़ाहिर-सी बात है जब आप इन ये तमाम चीज़ें करेंगे, फूड आपका होगा वो भी हेल्दी होगा और उसके अलावा जो जानवरों का आप जो ख़्याल कर रहे हैं, उनकी आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं, उनकी ग्रोथ करवा रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, आपकी जो एक सस्टेनेबल जो फूड है, वो ऑब्टेन होती रहेगी। अब उसके बाद बच्चों रिन्यूएबल एनर्जी इन लाइवस्टॉक, ठीक है? अब मतलब जो जब ये लाइवस्टॉक फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज़ को प्रेफ़र करें, ठीक है? अब वो कैसे? कि भई आपने कोई पेट्रोल, डीज़ल पे घास वगैरह नहीं ग्रो करना, ठीक है? सोलर पैनल्स चला लें, विंड टर्बाइन्स चला लें। इसी तरीके से कार्बन एमिशन को कम से कम करें, फॉसल फ्यूल को कम से कम यूज़ करें, इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी के जो रिसोर्सेज़ हैं, उनको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें। मतलब आप इस तरीके से ग्रो करें। आजकल आपको पता है हमारे एरिया में साउथ साउथ पंजाब में, ठीक है, सोलर पैनल का या ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, सोलर पैनल्स का ट्यूबवेल के लिए पहले ज़माने में डीज़ल, पेट्रोल वगैरह का इस्तेमाल करते थे, बट आजकल सोलर ट्यूबवेल आ गए हैं, तो उसकी मदद से वो अपनी जो फार्मिंग है वो कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा,
अब उसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्या चीज़ है कि अब उसके बाद इम्प्रूव ब्रीडिंग टेक्निक को भी इम्प्रूव किया जाए। कैसे? ज़ाहिर-सी बात है, हमने बात की थी कि भई सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम लॉन्च किए जाए। उससे क्या होगा कि भई जो जानवर की सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई जाएगी, उनकी जो रिप्रोडक्टिविटी है, उनकी जो ग्रोथ है, एटसेट्रा फूड या एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएँगी। उसके बाद बच्चों हायर प्रोडक्टिविटी होगी, डिजीज़ रेजिस्टेंस, ज़ाहिर-सी बात है जब आप ब्रीडिंग करवाएँगे डिफरेंट जानवरों के साथ, मतलब जन आपस में जब ब्रीडिंग करवाएँगे तो उससे डिजीज़ रेजिस्टेंट हो जाएँगे। सेकंड, बेटर यील्ड ऑब्टेन होगा, मिल्क, वूल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ऑब्टेन होगी। अब उसके बाद बच्चों है वाटर कंजर्वेशन। अब वाटर कंजर ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि पाकिस्तान में वाटर की जो कमी है वो हमेशा उसका सामना रहता है। ठीक है, अब इस चीज को कैसे ट्रीट किया जाए? ठीक है, अब इस चीज को कैसे ट्रीट किया जाए? तो अब उसके लिए बच्चे यही है, ठीक है, कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए फॉर फॉरेज क्रॉप्स। फॉरेज क्रॉप्स का मतलब होता है कि भाई एक ऐसा क्रॉप जो जानवरों के लिए यूज हो। ठीक है, मतलब आपने जानवरों के लिए चारा ग्रो करना है तो उसके लिए आप ड्रिप इरिगेशन लगा लें कि भाई ड्रिप इरिगेशन सिर्फ और सिर्फ जो वाटर है उसको कंजर्व करता है। वाटर कंजर्विंग सिस्टम है, वाटर कंजर्विंग या वाटर स्टोरिंग सिस्टम आप कह सकते हैं। ठीक है, वाटर कंजर्विंग कंजर्विंग ठीक है, सिस्टम है। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि भाई वाटर को प्रोटेक्ट, मतलब वाटर को एक्स्ट्रा यूज से बचाया जाता है। सिर्फ प्लांट्स की जो रूट्स हैं बच्चों, प्लांट्स की जो रूट्स है वहां पे जो ना उनको वहां पे पानी दिया जाता है, और जाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा पानी वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ रूट्स को मिलता रहेगा और वो अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। उसके बाद एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर यूज इन हस्बेंड्री के भाई एनिमल हस्बेंड्री में एफिशिएंट प्रॉपर्ली, मतलब एफिशिएंसी के तहत, मतलब आप एक प्रॉपर्ली एक्टिवली क्या किया जाए कि वाटर को यूज किया जाए। अब उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग कि भाई अब एक क्या किया जाए कि भाई वो जो रेन वाटर है उसको जो ना किसी तरीके से एक्यूमुलेट किया जाए। अब जैसे यहाँ पे ये देखें रेनिंग हो रही है और उस रेनिंग को पाइप के जरिए, फिल्टर के जरिए इस जो आपका मेन टैंक है उसमें भेजा जाता है, और फिर जब जरूरत के तहत बच्चों क्या किया जाता है, ठीक है, ज़रूरत के तहत बच्चों क्या किया जाता है कि भई फिर जो ना डिफरेंट पाइप वगैरह के पंप लगा के क्या किया जाता है, ठीक है, ग्रो करवा दिया जाता है। ठीक है, मतलब यूज़ किया जाता है उसको, सॉरी ग्रो नहीं यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद बच्चों फीडिंग मैनेजमेंट लोकली अवेलेबल सस्टेनेबल फीड, ठीक है। अब उसमें आपको पता है कि उन जानवरों की जो फीडिंग मैनेजमेंट है, ठीक है, उनके जो चारा है उसका प्रॉपर्ली देखभाल किया जाए। ठीक है, क्रॉप रेजिड्यूज एंड बाय प्रोडक्ट, आपको पता है कि जो क्रॉप है वो ऑब्टेन होता है तो उससे सिर्फ मतलब हमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो नहीं ऑब्टेन होता, उसके साथ और भी चीजें ऑब्टेन होती हैं, जैसे गंदम है तो साथ में भूसा भी ऑब्टेन होता है। तो बच्चों एक बैलेंस्ड जो रेशो है, ठीक है, जो ना वो जानवरों को तो एक बैलेंस रेशियो बच्चों दिया जाता है। ठीक है, मतलब चीज़ों को प्रॉपर्ली एक सीक्वेंस से उनको प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि बच्चों जो है ना इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द वेस्ट, मतलब ऐसा होता है देखें कि भई जानवरों को मुनासिब मिकदार में चीज़ें दी जाती हैं, एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता। वजह क्या? ज़्यादा देंगे वेस्ट होगा। ठीक है, तो स्मार्ट मतलब काम किया जाता है, थोड़ा-थोड़ा दिया जाता है ताकि जानवरों से अच्छे से ईट कर लें। ठीक है, फीड मैनेजमेंट में मतलब ये है कि भई ऐसा फीड, ठीक है, जो लोकली अवेलेबल हो, ठीक है, उसको जानवरों को दिया जाता है और प्रॉपर्ली एफिशिएंट तरीके से दिया जाता है कि जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस ना हो। और सेकंडली थर्डली ये है कि बच्चों जो बैलेंस्ड रेशियो जो फीड है उसको एक मुनासिब मिकदार में दिया जाए। उसके बाद मैन्योर मैनेजमेंट का मतलब ज़ाहिर-सी बात है जानवरों का जो गोबर है उसको कैसे हैंडल करना है। तो प्यारे बच्चों उसको डिफरेंट वेज़ है, ठीक है? एक तो मतलब कंपोजिटिंग एंड एनारोबिक डाइजेशन कि भई आपने क्या करना है कि भई जानवरों का जो गोबर है, मैन्योर है उसको आपने एज़ अ फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ करना है और क्रॉप्स वगैरह में भेज देना है, ठीक है? और उसके बाद फिर नेक्स्ट बच्चों क्या है कि एनारोबिक डाइजेशन कि भई इसमें टैंक वगैरह में डाल दिया जाता है जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है? उससे जो बायोगैस है, ठीक है? उस वो सेक्रीट होता है, उसको एज़ अ आग जलाने के तौर पर या फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है? रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है, कि जो ग्रीन हाउस गैस की एमिशन, मतलब ज़ाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड इन चीज़ों की जो एमिशन है वो कम हो जाएगी। और प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ये आपको मतलब वही जो मैन्योर वगैरह है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर काम करता है, वो प्रोड्यूस होते हैं और इनहेंस द सॉइल क्वालिटी या सॉइल हेल्थ को मेंटेन करता है, उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब उसके बाद बच्चों वेटरनरी सर्विसेज हैं, मतलब कि प्रॉपर्ली जो ना उनकी ट्रीटमेंट की जाए, ठीक है, प्रॉपर्ली बच्चों उनकी ट्रीटमेंट की जाए, ठीक है, ताकि जो ना कोई डिजीज़ है, कोई एपिडेमिक डिजीज़ है वो फैल गया तो उससे जानवरों को कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे क्या चीज़ है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी इंड्यूस करवाया जाए कि डिफरेंट बीमारियाँ होती रहती हैं जानवरों को, तो उसके लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है बच्चों वो भी मेंटेन किया जाए, वो भी रेगुलेट किया जाए ताकि जानवरों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जा सके, ठीक है। और उसके बाद डिजीज़ सर्विलियंस, ठीक है, कि अब इसमें ये है कि बच्चों
कि अब और डिजीज को मैनेज करना, या आपको पता है कि भाई एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक मतलब टाइम के बाद जानवरों की हेल्थ कंडीशन को चेक करना कि भाई कहीं उसमें डिजीज तो नहीं हो रही, कोई इशू तो नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, तो इस चीज को हम नाम देते हैं बच्चों डिजीज सर्विलियंस। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है? ठीक है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम बच्चों लॉन्च किए जाएं, ये भी हमने पढ़ा। डिजीज सर्विलियंस की भी हमने बात की। इम्प्रूव द लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि वो जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी है इससे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। इस डायग्राम में बच्चों यही चीज़ है कि मैन्यूर है, ठीक है? कि जब ये वोलेटाइल होगा तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेज़ एमिट होंगे, बट उसको जो है ना हम क्या करेंगे, लैंड्स वगैरह में यूज़ करेंगे, ठीक है? तो वो नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पर काम करेगा, क्रॉप्स में हम अप्लाई करेंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। या तो हम जानवरों को के चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? या फिर जो फूड क्रॉप है उसको जो है ना हम बेच के पैसा वगैरह कमाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या होगा? एनिमल वेलफेयर, एडेक्वेट हाउसिंग एंड न्यूट्रिशन की भी प्रॉपर उनकी केयरिंग की जाए, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड की जाए। ह्यूमेन हैंडलिंग मतलब इंसान इंसान खुद इस चीज़ को डील करे, इंसान जानवरों की केयर करे, उनके मतलब उनको प्रॉपर्ली ट्रीट करे। रिड्यूस द स्ट्रेस रिलेटेड लॉसेस। ठीक है, कि जो स्ट्रेस रिलेटेड लॉसेस हैं उनको कम से कम करे। स्ट्रेस रिलेटेड लॉसेस का मतलब ये कि भई जानवरों की एक तो प्रॉपर केयर, ठीक है? डिजीज़ के हवाले से बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, तो उस चीज़ को भी क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए, जानवरों पे एक्स्ट्रा तशद्दुद ना किया जाए, एक्सेट्रा। ठीक है, एड्रेस द लीगल एथिकल कंसर्न्स, मतलब एथिकल कंसर्न्स के हवाले से जो है ना वो किया जाए, मतलब उनको ट्रीट किया जाए। अब ये बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, एनिमल वेलफेयर लीग, ठीक है, AWL, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे है फार्मर्स एजुकेशन, मतलब जो फार्मर्स हैं बच्चों उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ना उनको मतलब एक रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कैसे किस तरीके से उन्हें मेंटेन करना है, ये सारी उनको नॉलेज दी जाए। उसके बाद फार्मर फील्ड स्कूल्स, ठीक है, कि फार्मर के लिए जो ना इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन कायम की जाए, स्कूल्स बनाया जाए ताकि उनको प्रॉपरली ट्रेड किया जाए, और जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं उनको स्प्रेड किया जाए, फैलाया जाए। सो गए हो? नींद तो नहीं आ रही? बोर हो रहे हैं मेरे ख्याल से, 5-10 मिनट हो गए हैं, स्पीडली चलते जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है? अब लोकलाइज सस्टेनेबल इनोवेशंस, मतलब लोकल लेवल पे जो ना इनोवेशंस को जनरेट करना, कि भाई लोग हैं इस तरह के प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट करें, ठीक है? गवर्नमेंट या पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ को सपोर्ट करें, ठीक है? कि भाई वो जो वेटनरी में प्रैक्टिसेस करते हैं लोकल लेवल पे, रूरल एरियाज में जाएं, वहाँ पे जो प्रॉपरली इन तमाम चीज़ों को क्या करें, रेगुलेट करें। ड्राइव द लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसेस, मतलब अगर ये सारी चीजें मिलके काम करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म जो प्रोग्रेसेस हैं बच्चों वो क्या होती हैं, obtained होती हैं। अब उसके बाद बच्चों पाकिस्तान फिशिंग इंडस्ट्री, ठीक है, कि आप आपको पता है फिशिंग इंडस्ट्री का इकोनॉमी में एक की रोल है, ठीक है, जो फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट दोनों प्रोवाइड करता है। और जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब फिशेज फिशेज को, उससे हम ज़र मुबादला या इनकम जनरेट होता है। अब आपको पता है बच्चों, पाकिस्तान जो मतलब पाकिस्तान के जो जनूब में बहरी अरब मौजूद है, या अरेबियन सी मौजूद है बच्चों, ठीक है? अब इसकी जो कॉस्ट लाइन बच्चों है वो 1050 किलोमीटर है। अब इससे आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए जो मेरीन रिसोर्सेज हैं वो अबंडेंट है, ठीक है? अब अच्छे, अब उसके बाद क्या है बच्चों, कि मेरीन और इनलाइन फिशरीज, मतलब एक तो बच्चों वो मेरीन मतलब जो समुद्री फिशेज है उनको पकड़ते हैं, और दूसरा जो इनलैंड है मतलब जमीनी जो फिशेज है बच्चों उनको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्या है, फोकस एरिया क्या, सिंध है, बलूचिस्तान है। उसके बाद मेजर स्पीशीज कौन कौन सी हैं, प्रॉन्स है, टोना है, मैकरल है। इसी तरीके से फ्रेश वाटर जो फिशेज हैं वो जो ना पेन कीजिए, मतलब फ्रेश वाटर फिशेज हैं जो कि आपके रिवर्स वगैरह में ग्रो किए जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट है बच्चों कि जीडीपी की कंट्रीब्यूशन की, ये आपके नेशनल जीडीपी का 1% है, ठीक है, आपका इसी मतलब फिशरी से आता है। उसके बाद 390,000 जो फिशर है वो डायरेक्टली मतलब यही माहीगीर है, मछलियां पकड़ के जो ना ये अपना गुजारा करते हैं। और उसके बाद 500,000 जो ना एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, जो इनडायरेक्ट मतलब आगे लेन देन, बेचने का, खरीदने का, या वो जो डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज हैं जो चल रही हैं। अब उसके बाद बच्चों $450 मिलियन जो 2023 2022 और 2023 में जो है इतने अर्न किए गए। अच्छा, अब वेटल फॉर ट्रेड बैलेंस एंड रूरल डेवलपमेंट, भाई एक तो रूरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और दूसरा जाहिर सी बात है कि आप आपकी जो ट्रेड है वो तमाम जो सेक्टर है उसमें बैलेंस हो जाती है, कि भी ऐसा नहीं है कि वहां से आप इनकम कम जनरेट कर रहे हैं, यहाँ से ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ठीक है, मतलब एक फायदा होता है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस मेंटेन रहे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। ठीक है, गवादर है, मॉडर्न डीप सी हब है, ठीक है, जाहिर सी बात है बच्चों, गवादर पोर्ट है जिससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कई
बहुत सारे टाइम बच्चों क्या हो सकती है कि बूस्ट अप हो सकती है। अब उसके बाद बच्चों सी पैक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा फायदा हुआ, ठीक है, कोल्ड स्टोरेजेस, प्रोसेसिंग प्लांट्स और इसी तरीके से बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके तहत जो है इंड्यूस करवाया जा रहा है फिशरीज के लिए, फिशिंग सिस्टम के लिए। अब उसके बाद मकरान मकरान जो कोस्टल हाईवे है बच्चों के, कराची से गवादर तक जाना, ठीक है, पहले 48 घंटे का सफर था, अब वो 7 घंटे में चेंज हो गया। वजह क्या? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, ये जो रोड है वो अच्छा बन गया, तो जल्दी से जल्दी जो प्रोडक्ट है वो कराची से गवादर पहुंच जाता है, या गवादर कराची से गवादर, या गवादर से कराची पहुंच जाता है, एक्सेट्रा। तो बच्चों ये फास्टर एंड चीप एक्सेस टू द मार्केट, कि भाई मार्केट को इजीली एक्सेस किया जा सकता है। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन के सस्टेनेबल फिशरीज स्ट्रेटजीज, जाहिर सी बात है बच्चों कि जहां जहां पे मुश्किलात होते हैं उनके सॉल्यूशन भी जरूरी है। तो अब इस फिशरीज जो डिपार्टमेंट है या फिशरीज का जो सेक्टर है, अब इसमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, और किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बच्चों, इसमें ये है कि बच्चों जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिशेज को कैच किया जाए, सीजनली बैन किया जाए, और एंटी इलीगल फिशिंग, ठीक है, इलीगल फिशिंग के अगेंस्ट जो एक्टिविटीज इंड्यूस करवाए जाए। अब सीजनल बैन यहाँ पे बच्चों इसका मतलब ये है कि जब उनकी ब्रीडिंग सीजन होती है तब उनको उनको हार्वेस्ट ना किया जाए। अब इसके पीछे वजह ये है कि जब वो एग ले करते हैं, बेबीज को ग्रो करवाते हैं, बहुत सारी फिशेज ऐसी होती हैं, तो अब उनको जब आप उनकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक लिमिटेड अमाउंट कैच की जाए और सीजनल जो हार्वेस्टिंग या ब्रीडिंग सीजन में उनको हार्वेस्ट ना किया जाए। अब उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब सेलेक्टिव गियर, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाए, जीपीएस सिस्टम, सोनार या मॉडर्न बोट का इस्तेमाल किया जाए फिशेज को कैच करने के लिए। उसके बाद बच्चों कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, कि ट्रेनिंग एंड कन्वर्सेशन एंड रिस्पांसिबल फिशिंग, के भाई लोगों को ट्रेन किया जाए, ये जो फिशरमैन है उनकी के फिशेस को कंजर्व कैसे करना है, रिस्पांसिबल फिशिंग किस तरीके से फिशिंग करनी है, कौन सी फिशेस पकड़नी है, किस किस वेट का पकड़ना है, एटसेट्रा, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है ना ट्रेनिंग या कन्वर्सेशन जो सेशंस है वो इंड्यूस करवाया जाए। और उसके बाद बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी वर्क करना होगा, जैसे पोर्ट्स वगैरह बनाना, हाईवेज बनाना, या मार्केट या स्टोरेज फैसिलिटीज को भी क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। प्यारे बच्चों, आपका ये जो चैप्टर 6 है वो मैंने अब कंप्लीट कर दिया, ठीक है, चैप्टर 6 बच्चों मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये बीच में एक गलती से स्किप हो गया था, इसका वीडियो भी बनाया था बट गैप हो गया, ठीक है। तो अब आप लोगों ने नेक्स्ट जो है ना डिसाइड करना है कि भाई मैं फर्दर इसके लॉन्ग अपलोड करूं भी सही या ना करूं, ठीक है, ये आपने डिसाइड करना है, डिसाइडेड लिख दिया मैंने। अगर इस वीडियो पे बच्चों एटलीस्ट 50 कमेंट्स आ गए, कितने, 50 कमेंट्स, 50 कमेंट्स, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ताकि सबको पता चला जाए बच्चों, 50 कमेंट्स आ गए तो मैं फिर फर्दर जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों मैं वो अपलोड करूंगा, ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस वाले, आपको बता के भाई इस तरीके से करो, इस तरीके से एक्सेट्रा, वो मैं बता दूंगा, ठीक है, अगर 50 कमेंट्स इस वीडियो पे आ गया तो। फिलहाल के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। और एक और चीज़, व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। ये नंबर है 030944067118, ये नंबर आपको दिया गया है बच्चों। इस नंबर पे राब्ता करके हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।